बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि हम सुबह भी एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,500 टूटेगा, क्योंकि वो दीवार अब काफ़ी वीक हो चुकी है। और ना सिर्फ 25,500 बल्कि आज तो हमने 25,400 भी तोड़ दिया है। एक सिर्फ बैंक निफ्टी है जो किसी तरीके से मार्केट की लाज बचा रहा है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें मिड कैप, स्मॉल कैप, IT सभी में बड़ी गिरावट। मिड कैप 2.25%, स्मॉल कैप 2.5% और IT करीब करीब 0.25%। विरुषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मार्केट के लिए नॉर्मली ट्यूसडे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट थोड़ा ठीक ठाक रहे, लेकिन आज तो खैर बहुत ही ख़राब ट्यूसडे मार्केट के लिए। खैर, शो की शुरुआत करते हैं। ये सब पर बातचीत होगी हेडलाइंस के साथ। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते तनाव से मार्केट पर बड़ा इम्पैक्ट। निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा फिसलकर पिछले साल 7 नवंबर के बाद 24,500 के नीचे फिसला। रिलायंस, लार्सन, सन फार्मा और M&M जैसे दिग्गजों ने बनाया सबसे ज़्यादा दबाव। बैंक निफ्टी भी कमज़ोर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तगड़ी बिकवाली। 2% से ज़्यादा फिसले दोनों इंडेक्स। 1:5 का मार्केट ब्रेथ। बाजार में चौतरफा बिकवाली। रियल एस्टेट शेयरों पर सबसे बड़ी मार। 4.5% से ज़्यादा टूटा इंडेक्स। कैपिटल मार्केट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट। साथ ही डिफेंस, IT, केमिकल और ऑटो शेयर में भी तगड़ी बिकवाली। अच्छे नतीजों वाली कंपनियों पर भी बिकवाली की मार। करीब 7% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार LTI, माइंट्री। वहीं सुस्त नतीजों के बाद ओबेरॉय और रियल्टी में बिकवाली। 8% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। इक्विटी मार्केट में बिकवाली, लेकिन कमोडिटीज का चल रहा है ड्रीम रन। सोने चांदी में तूफानी तेजी। कल सिलसिला जारी। आज भी चांदी 8,000 रुपये चढ़कर पहुंची 3,20,000 के पास। सोने में भी की चमक कायम। भाव 1.5 लाख के बेहद नजदीक पहुंचा। मेटल्स जुड़े हिंदुस्तान जिंक में 3% की तेजी के साथ पहुंचा डेरिवेटिव्स के टॉप गिनर्स में। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर दिख सकता है ऑपरेशन सिंदूर का असर। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को बजट से डिफेंस पर विशेष फोकस की उम्मीद। कम से कम 20% बढ़ोतरी की उम्मीद। CNBC आवाज़ एक्सक्लूसिव। BSE NSE के बाद अब MSCI में भी मिलेगा ट्रेडिंग का मौका। 27 जनवरी से होगी 30 एक्सचेंज MSCI की शुरुआत। 1 फरवरी को बजट के दिन भी खुला रहेगा एक्सचेंज। CNBC की आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी में शामिल डॉक्टर रेड्डीज और इटर्नल के नंबर्स आएंगे। करीब 20% घट सकता है डॉक्टर रेड्डीज का मुनाफा। मार्जिन पर भी दबाव संभव। वहीं F&O में HPCL, डालमिया समेत 8 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। चलिए फिर, बाजार में इस समय एक तरीके का हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, निफ्टी अब 25,370 पर, तो क्लियरली ना सिर्फ 25,500 बल्कि अब हम 25,410 के उस फाइनल सॉर्ट ऑफ एक्सपायरी सपोर्ट के भी नीचे ट्रेड करते हुए। और इस समय बेयर्स का एक सॉर्ट ऑफ बोलबाला है। सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,500 टूट ही जाएगा। ये एक लेवल 2 बार अगर टेस्ट हो चुका है, तो तीसरी बार, नॉर्मली कोई भी लेवल तीसरी बार टेस्ट होता है तो वो टूट जाता है, बस इंपॉर्टेंट लेवल। और वही हुआ, तीसरी बार टेस्ट हुआ और वो लेवल टूटा। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट के मूड में नहीं है अभी तक, कम से कम 59,567। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में यहाँ भी गिरावट आई, लेकिन अभी भी हम 59,500 को छोटे मोटे लेवल से ही सही डिफेंड कर रहे हैं कम से कम अब तक। लेकिन असली दिक्कत है ब्रॉडर मार्केट। मिड कैप और स्मॉल कैप 2% की गिरावट। इनफैक्ट अब तो ये 2.5% बनने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप 2.3 हो गया, स्मॉल कैप तो 2.5 से भी ऊपर निकल गया। 2.6% स्मॉल कैप में गिरावट। और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, ऑलमोस्ट 1:5.5 का हो गया अब तो। ऑलमोस्ट इनफैक्ट अब तो 1:6 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली हो गया ऑलमोस्ट 1:6 का एडवांस डिक्लाइन। इतना ख़राब एडवांस डिक्लाइन, इसका मतलब आज फिर से पोर्टफोलियो पेन में होंगे। राइट, पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा होगा सर, और देखने की हिम्मत ही शायद इन्वेस्टर जुटा पाए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का हाल है
और ये गम की शाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही सर। बड़ा सवाल ये कि कब ख़त्म होगा ये डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के समाप्ति के साथ ही, जिस तरीके से बाजार में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक जियोपॉलिटिकली टेंशन है सर, जो मतलब सवाल अहम सबके जहन में ये है कि आखिर गिर क्यों रहा है इतना। नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर खत्म होने में 3 साल बाकी है। 3 साल की अगर बेयर मार्केट हुई तो फिर वीरू और मुझे किसी आश्रम में जाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, है ना। शायद 3 साल की बेयर मार्केट कोई नहीं झेल पाएगा। तो लेकिन आपका सवाल वाजिब है। जो आपने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब मैं और वीरू आज सुबह डिस्कस कर रहे थे। मैं एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ आपको। ये पिक्चर देखिए आप ज़रा, ये मतलब क्या है ये। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ट्रोल ने उठा के डाल दिया। वीरू ये ऐसी कोई पिक्चर नहीं है कि जैसे होता ना कोई ट्रोलिंग कर रहा है, किसी ने डाल दिया। मतलब एक प्रेसिडेंट ने डाला है ये, और अपने अकाउंट पर डाला है, अपने अकाउंट पर डाला है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी क्या सोच रहे होंगे, है ना, इस समय कि क्या मतलब मेरे पिक्चर को किस तरीके से मतलब वो यूज़ किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि 2026 में ग्रीनलैंड ऑलरेडी उन्होंने तो क्लेम कर लिया कि हो गई यूएस टेरिटरी, ठीक है ना। उसके अलावा भी और मामले हैं। वो मैनुअल मैक्रोन का एक टेक्स्ट है, वो उन्होंने पब्लिक कर दिया। वो उनसे भी नाराज़ हैं। वो उससे पहले नोबेल प्राइज़ को लेकर नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो उनसे नाराज़ हो गए। उनको ये बोल दिया कि ग्राफिक प्ले कर दीजिए प्लीज़ मेरे। वो उनको ये बोल दिया कि आपके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे हम, आपके वाइन पर और आपके शैम्पेन पर, इन पर सब पर हम टैरिफ लगा देंगे। और इस वजह से अगर आप देखें तो दुनिया भर में मार्केट में आपने हाल देखा, ये डाउ फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यूरोप, एशिया, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके के सारे मूव्स हैं यहाँ पर। डाउ फ्यूचर्स करीब 750 पॉइंट नीचे। उसके अलावा यूरोपियन मार्केट देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी डिक्लाइन है इस समय। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूरोप को ख़ास तौर से, वैसे तो पूरी दुनिया के लीडर्स को, यूरोप को ख़ास तौर से बैठकर सोचना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। कल को अब पहले वेनेजुएला लिया, अब वो ग्रीनलैंड पे अपना क्लेम जता रहे हैं। अब कल को कहाँ रुकें? कल को एशिया बोलेंगे कि हम ताइवान पे भी जाएंगे, कहीं भी। वो तो फिर रुकने का कोई नाम नहीं है ना। तो और आप सबको समझ आ जाना चाहिए वैसा बाय द वे कि ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या हमारे मार्केट सिर्फ इसलिए गिरे? उसका जवाब है कि नो, ये एक फैक्टर है, लेकिन हमारी मार्केट के गिरने के अपने कारण है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिससे पूरा ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है। डाउ फ्यूचर 700 पॉइंट नीचे है, और उस वजह से ऑब्वियसली एक मार्केट का मूड खराब है। लेकिन हमारे अर्निंग्स के रिएक्शन देखिए आप, गिनती के 1 या 2 पॉजिटिव रिएक्शन आते हैं, बाकी सब नेगेटिव रिएक्शन है। अब आज के नंबर्स का रिएक्शन देखिए आप, LTI, माइंट्री, हेवल्स और ओबेरॉय, 3 आज एक्सीडेंट हो गए। तीनों को दिखा दीजिए एक बार। LTI, माइंट्री करीब 7% नीचे है, ओबेरॉय रियल्टी करीब आई थिंक 9% नीचे है, और हेवल्स आई थिंक करीब 7% नीचे है। इनमें से सिर्फ ओबेरॉय के नंबर खराब थे, बाकी दोनों के नंबर ठीक ठाक थे। वाव भले ही ना हो, लेकिन बाकी दोनों के नंबर तो ठीक ठाक थे। उसके बावजूद इस तरीके से गिर गए। तो खैर जो भी है, मार्केट तो ख़राब है। देखिए निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है, 25,100 तक गिरने का एक रिस्क है। 25,100 भी क्या है, कोई ऐसा मतलब बहुत सैक्रोसैंक्ट नहीं है, लेकिन वो 200 डे मूविंग एवरेज है। वहाँ तक का क्लस्टर अब ओपन हुआ है। दिक्कत क्या आ गई मार्केट में, अब पैसा बन रहा है शॉर्ट करके, सिर्फ शॉर्ट करके पैसा बन रहा है। और आज भी मार्केट ने एक अपटिक दी बस पहली टिक में, उसके बाद से लगातार नेगेटिव टिक, कोई भी रिकवरी नहीं टिक रही है। देखिए इस मार्केट में बहुत जल्दी प्रीएम्प्ट मत करिए। 25,400 पे ले लीजिए, 25,500 पे ले लीजिए, 25,600 पे ले लीजिए, इन सब से काम होगा नहीं। ये लेवल बेस्ड मार्केट है ही नहीं, ये मार्केट सेंटीमेंट बेस्ड है। इसमें जब तक सेंटीमेंट सुधर जाए, आप भले 26,200 पे ले लें, उसके बाद ही पैसा बनेगा। सेंटीमेंट खराब हो तो आप 24,800 पे ले लें, तब भी मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। सारा गेम इवेंचुअली सेंटीमेंट का है। बैंक निफ्टी में 59,500 सबसे क्रूशियल लेवल है। ये अगर टूटा तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन वीरू दिक्कत है मार्केट में, और क्लियरली ये सब फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। लेकिन इसके अलावा और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो आपने नोटिस किया, या कुछ और जो आपने नोटिस किया? मैं तो श्रेया की बात सोच रहा था कि गम की शाम। श्रेया अभी तो बहुत से लोगों ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया होगा, आप यकीन मानिए। अभी दोपहर कैसे कटेगी ये नहीं मालूम है, आप शाम की बात कर रही हैं। अभी बहुत पेन है, और मैं पेन शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ, जो आपने बात करी ना 25,100 की, जिसमें हमसे बात भी करते कि अनुज क्या टेक्निकली अब 200 हमारा ड्यू हो रहा है, लग रहा है। मैं अनुज स्टॉक स्पेसिफिक वाइल्ड रिएक्शंस देख के चौंक रहा हूँ। अब तक बाजार में एक थोड़ा सा ना एक सेंस थी कि हाँ मल्टी ईयर लो और मल्टी मंथ लो पे बाजार
थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा था स्टॉक फ्यूचर्स को, कवरिंग आ रही थी लोअर लेवल से। बट आप देखिए ओबेरॉय रियल्टी को, अनुज, ये ऑलमोस्ट मई 25 के बाद यानी 6 महीने की लो ब्रीच हो गई विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, वाइल्ड रिएक्शन आप लेके आइए। उसके बाद जरा एक बार हेवल्स आपका मल्टी मंथ लो, जनवरी 2024 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में, ह्यूज शॉर्टिंग, 11 लाख शेयर। आई मीन लुक एट ओआई बिल्डअप। एक स्टॉक जो कि सितंबर 24 को 2115 का था, अर्निंग्स आई 1381 पे, उसके बाद भी इतना बड़ा प्राइस डैमेज। एंड लुक एट द लोडिंग, ये होता है कन्विक्शन बेचने का, 11.5% हुआ है बिल्डअप। उसके बाद मैं रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, प्लीज एक बार लिख आइएगा सीडीएसएल ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट इस वक्त मई 2025 के बाद के अब तक की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में, मल्टी मंथ वायलेशन 1434 के लेवल को वायलेट किया। और जरा शॉर्टिंग को देखिए, आई मीन आप बिल्डअप देखिए, 11,875 शेयर यहाँ पे शॉर्ट साइड में बिल्डअप हुआ। तो अनुज शॉर्टिंग काफ़ी है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा अगर आप देखें किसी स्टॉक का मैं उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, बट एक्सट्रीम शॉर्टिंग और मल्टी मंथ मल्टी ईयर लोस जो है वो स्टॉक फ्यूचर्स में जो अब तक मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में बचे हुए थे अनुज, वो वायलेट होते हुए। अनुज मतलब अगला सवाल पूछूं भी क्या, मतलब है ना, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि हमें बचाएगा कौन, मतलब सिक्योर कौन करेगा। क्योंकि अब जो देखिए, ऐसा तो है नहीं कोई इवेंट्स जो ऐसा है कि आज से 20 दिन बाद लाइंड अप है, वो आ जाएगा चला जाएगा तो शायद हम बच जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। अब आपका अर्निंग्स भी उतनी अच्छी नहीं है, ट्रम्प साहब भी अगले 3 साल तक यहाँ पे रहेंगे ही, तो ये टेक्निकली इस बाजार को अब या फिर कैसे अप्रोच करना है एज ए इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर। अब इस सवाल में ही आपका जवाब छुपा है वीरू। देखिए, आपने कहा कि कुछ लाइंड अप नहीं है क्योंकि बजट से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। इसका मतलब 1 तारीख को जो बजट आ रहा है उससे मेरे ख्याल से इस बजट में अगर कुछ आ गया, मान लो कुछ पाथ ब्रेकिंग आ गया और फॉर एग्जांपल टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट और बढ़ा दी जाए, या फॉर एग्जांपल एसटीटी ख़त्म कर दिया जाए, या फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स कम कर दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए, ये कह दिया जाए भले कि इस समय कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से हम ये सब कदम उठा रहे हैं, तो शायद कुछ रिलीफ आ जाए। एक और चीज़ है, अभी भी मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी ने हथियार नहीं डाले हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद अभी भी कायम है। 59,500 खैर अब वो भी हम ऑलमोस्ट ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोर और लेस। तो आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स रहेंगे जिसके बेसिस पर अगर आप चाहें तो शायद ये सर्वाइव करें। इसके अलावा एफएमसीजी, आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग छुपने की जगह ढूंढेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ वीरू, मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग में आप रिस्पेक्ट करिए स्क्रीन को, और अगर पैसा शॉर्ट करके बन रहा है तो शॉर्ट करिए। लेकिन अब मौके आ गए हैं इस समय अच्छे स्टॉक्स ढूंढने का, और अगर वो आपके प्राइस पर आ गए हैं तो उनमें फिर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो आज तक हम में से कोई पिक नहीं कर पाया, ना ही कोई कर पाएगा। और ये नॉलेज के साथ कि आपके लेने के बाद भी स्टॉक गिरेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्लीज़ लेने की जल्दबाजी मत करिए। ट्रेडिंग पोजीशन में अभी पैसा बेच के बन रहा है, उसी पर फोकस करिए, वहीं पे मौके ढूंढिए कि सेल के मौके कहाँ पर हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आज वैसे सुबह मैंने लिया नहीं स्टॉक को, लेकिन मैं लेने वाला था। यूपीएल का एग्जांपल देखिए, ऑलमोस्ट हर कोई वेट कर रहा था कि बस वो एडवांटा का आईपीओ आए, और जैसे ही वो आया आईपीओ, आज सुबह खुलते ही इसने टॉप बनाया, 800 रुपये पे खुला और अब 700 पे आ गया ऑलमोस्ट। इंट्राडे में इस तरीके का मूव आया। तो अब ऑलमोस्ट हर कोई जो है ना वो सेल के मौके ढूंढ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, IEX देखिए आप जरा एक बार, अभी तो रूलिंग आई भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी स्ट्रीट ने कुछ ना कुछ उसमें प्राइसिंग करना शुरू कर दिया। देखिए किस तरीके से आज IEX का शेयर गिरा है, करीब करीब 5% के करीब यहाँ पर गिर कर आया है। चलिए मैं एक बार रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स और डिस्कस कर लूँ, फिर शेयर के पास चलेंगे। फिसड्डी स्टॉक्स से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर ख़राब नतीजों के बाद एक ज़ोरदार पिटाई हुई, तो इस वजह से ये पहला स्टॉक आज मेरे रेडार पर आया। LTI माइंट्री, नंबर्स ठीक ठाक थे लेकिन वैल्यूएशन चिंता बनी। ये जो मैं एनालिस्ट से बात कर रहा था, तो उसके बाद UPL, एडवांटा के IPO की दाखिल होने की खबर से पिटा ये स्टॉक। एक सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हुआ बेसिकली, उसमें वो मेनली सेल ऑन न्यूज़ था, इस वजह से। ओला CFO ने इस्तीफ़ा दिया, उसने वो आज हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट आई। और इसके अलावा BHEL, यहाँ पर कमज़ोर नतीजों के बाद एक ज़ोरदार पिटाई हुई। और रफ्तार के घोड़ों में आजकल सिर्फ एक ही नाम आता है, और गेस करने के लिए कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा आपको, ETF सिल्वर के, सिल्वर ETF और हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पर अच्छी तेज़ी है आज भी, क्योंकि चांदी के प्राइसेस जो हैं वो आज फिर से ऑल टाइम हाई पर हैं। तो चाहे ये आप सारे के सारे सिल्वर ETF उठा कर देख लीजिए, 10% के मूव हैं, या फिर आप हिंदुस्तान जिंक उठा कर देख लीजिए, सब में आज शानदार तेज़ी है।
राइट, ये तो ये रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की चर्चा हो गई सर, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में बिकवाली हावी है और उसमें भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पिटाई जो हो रही है वो रियल्टी पैक की हो रही है। मतलब बाकी सारे सेक्टर्स मुझे रेड नज़र आ रहे हैं, रियल्टी अलग मरून दिख रहा है। 4.5% ये सेक्टर टूटा। ऐसा क्या हो गया है इस स्पेस में जो लगातार एकदम निशाने पर है ये बाजार में सबसे ज़्यादा बिकवाली सी पर्टिकुलर स्पेस में? देखिए श्रेया, पिछले 3.5-4 साल का नंबर 1 ट्रेंड पता क्या रहा है? आई थिंक इवन आई थिंक बीरू को ही पता होगा ये बात, जो हम लगातार बात करते आए हैं। आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाइए और रियल एस्टेट में डाल दीजिए। आई थिंक मतलब हर रियल एस्टेट मार्केट जो है ना वो इक्विटी मार्केट को फॉलो करता है विद अ लैग। अब रियल एस्टेट, अब क्या होता है कि आज भी अगर आप स्टेटमेंट सुने कंपनियों की तो क्लियरली कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत है डिमांड में। वो तो होगी ना, जब स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है तो फिर वो इवेंचुअली वही पैसा रियल एस्टेट में जाता है। वो एक क्या होता है, आप एक पैसा बनाते हैं फिनेंशियल एसेट क्लास से और उसके बाद रियल एस्टेट लेते हैं, ये एक नॉर्म है। राइट, ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं वो लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट से अगर पैसा बनता है वो रियल एस्टेट में जाता है। एक साइकिल है ये साइकिल चलती है लैग के साथ ये। तो इस वजह से अभी जो 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 करोड़ के जो फ्लैट बिक जाते थे वो किस लिए बिक जाते थे? नोएडा गुड़गांव में अगर जिस तरीके से, क्या वाकई में वो फ्लैट 10-10, 20-20 करोड़ की वर्थ के हैं क्या फ्लैट्स? शायद नहीं है, लेकिन लोगों के पास बेहिसाब पैसा था, वो चला जाता था पैसा पूरा का पूरा। क्योंकि आप यहाँ पे कैपिटल गेंस बुक करते थे तो कहाँ डाले? तो आप रियल एस्टेट में डालते थे। असली जड़ ये है कि स्टॉक मार्केट में 1 साल से पैसा बनना बंद हो गया। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं ना नॉर्मली इन चीज़ों को देखता हूँ, जो हमारी सोसाइटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें ऑल ऑफ अ सडन अगर सारी के सारी रियल एस्टेट के ऑफर्स आने लगे, जो नेटवर्किंग ग्रुप्स होते हैं उनमें सबके सब अगर रियल एस्टेट के आने लगे कि ये फ्लैट अवेलेबल है, ये फ्लैट अवेलेबल है, ये फ्लैट अवेलेबल है, तो इसका मतलब दिक्कत है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर दिक्कत है। तो मैं आई थिंक उसको इस तरीके से देखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में। ओके, स्टॉक मार्केट और रियल्टी पैक का ये कनेक्शन। अच्छा, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट, तो शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाएगी। और सबसे ज़्यादा गिरावट इटर्नल 4% ज़्यादा टूट गया ये पर्टिकुलर काउंटर, और कोल इंडिया, सन फार्मा पर भी तगड़ा डेंट, 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। और ट्रेंड कल उछला था लेकिन आज फिर से बिकवाली का शिकार हुआ, 2.5% नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और देखिए नंबर्स का इम्पैक्ट, ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स तो काफ़ी ख़राब थे, तो 8.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे पूरा रियल्टी पैक डूबा है। हैवेल्स और LTI माइंट्री के नॉर्मल नंबर, लेकिन फिर भी स्ट्रीट ने किया है पनिश, 6.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और UPL IPO के बाद सेल ऑन न्यूज यहाँ पे प्ले होता हुआ, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर बाइंग नजर आई। टाटा कंज्यूमर FMCG पैक कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है, तो ये 1.5% उछल गया। डॉक्टर रेड्डीज और HDFC बैंक ने भी लिस्ट में जगह बनाई है। ICICI बैंक उस वक्त इन ग्रीन कर रहा था, लेकिन अब फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हिंजिंक सिल्वर में जिस तरह से मोमेंटम है, और पूरा सीमेंट पैक अगर आप देखिए, हम चर्चा कर रहे थे सुबह, डालमिया भारत ने जगह बनाई, 2% ज्यादा की तेजी यहाँ पर। गोदरेज कंज्यूमर अगेन FMCG पैक से चढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शो फ्लो समझाते हो कि कार्यक्रम में क्या क्या होगा। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट्स में इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, श्रीकांत चौहान और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर विपिन भट्ट बताएंगे आपको रियल्टी शेयरों में बिकवाली क्यों है। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे LTI माइंट्री का शेयर क्यों बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। 2:35 पर विवेक अय्यर बताएंगे आपको जाइडस लाइफ किस अमेरिकी कंपनी को खरीद सकती है। 2:45 पर दीपाली राणा DRL और इटर्नल के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी। तो साथ ही आशीष चतुर्वेदी HPCL का प्रीव्यू करेंगे। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:10 पर लेंगे अनुज जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए कहाँ बनेगा पैसा? शॉर्ट साइड। गुड आफ्टरनून टू यू। अब भी मौका है चोला फाइनेंस में शॉर्ट करने का। ट्रेड करें 1650 पर चोला फाइनेंस। मुझे लगता है लोअर लेवल तो देखेंगे कल तक 16 तक, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1630 एक रियलिस्टिक टारगेट है। स्टॉप होगा 1660 का। चोला फाइनेंस शॉर्ट। ओके, चोला फाइनेंस 1650 पे सेल कॉल आपकी। पहला ट्रेड सेल साइड पे। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड?
गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए आरवीएनएल पे एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। आरवीएनएल ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो आरवीएनएल के फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। 318 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 324 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। 306 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये फ्यूचर रेट्स हैं। 320 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 14 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल। आरवीएनएल बिकवाली की राय आती हुई है और दोनों ही अभी जो कॉल्स आए हैं सेल साइड की तरफ है। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। श्रेया जी अगेन निफ्टी ऑटो में ब्रेकडाउन है, तो निफ्टी ऑटो के स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगा। आयशर मोटर्स में सेल करने की सलाह है 7245 के आसपास। मुझे लग रहा है इसमें क्लियर ब्रेकडाउन है और यहाँ से स्टॉक 7145 तक के भी लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 7292 फ्यूचर्स लेवल में लगा के शॉर्ट करें। नीचे में 7145 के टारगेट्स। ओके, चलिए शॉर्ट पे शॉर्ट कॉल्स आ रही हैं, तो एक काम करते हैं, रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी संभालेंगे अब इस बाजार को एक लॉन्ग कॉल के साथ। रचना जी गुड आफ्टरनून। ये एक जिम्मेदारी है जो मैं नहीं उठा पाऊंगी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बताइए आपकी ट्रेड। सी हालांकि दिस इज अ वेरी ट्रिकी मार्केट नाउ, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन शॉर्ट साइड भी इतना अच्छा नहीं रह पाएगा जितना लास्ट वीक तक था। लेकिन फिर भी क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं है हमारे पास, कोई इवेंट नहीं है ऑन चार्ट की जो हमें दिखाया कि रिवर्सल है, इसलिए हमें शॉर्ट साइड पे कंटिन्यू करना होगा। एंड एज एट दिस पॉइंट इन टाइम हम अशोक लीलैंड को शॉर्ट करेंगे। 181.5 के करीब है फ्यूचर्स, जिसमें हम ऐसे लगाएंगे 183 का। एंड ये 2-3 दिन के लिए ट्रेड रहेगा, जिसमें टारगेट रहेगा करीब करीब 175 एंड 173। ओके, अशोक लीलैंड पे अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे रचना जी ने शॉर्ट की राय ली, ठीक है। और कविता जी का चलते हैं। अब कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यस, शॉर्ट साइड ही है एंड दैट इज ऑन पॉलीकैब। पॉलीकैब एज ऑफ नाउ 7100 के लेवल पर है। लिटिल रिस्क रिवॉर्ड को अगर देखें तो मुझे लगता है 7125 7130 के लेवल के पास मिले तो यहाँ शॉर्ट करना चाहिए। सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें इन केस राइज मिले तो। अदरवाइज 7040 7020 के प्राइस टारगेट के लिए मौजूदा भाव से भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 7140 का। ओके, पॉलीकैब भी शॉर्ट साइड की ट्रेड। मार्केट का हाल बेहाल और सारे ही ट्रेड्स जो हैं वो सेल साइड की तरफ आए हैं। एक एक करके आपके स्क्रीन पर फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने कहा कि चोला इन्वेस्ट यहाँ पर बिकवाली कीजिए फ्यूचर्स में 1630 के नीचे के टारगेट है, 1660 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस जी कह रहे हैं कि आरवीएनएल यहाँ से और टूटेगा और यहाँ पे पैसे बन सकते हैं, तो 306 के नीचे के टारगेट है, 324 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। अरुण कुमार मंत्री जी ने कहा है कि ऑटो स्पेस में थोड़ी कमजोरी है और उसमें भी अगर आप देखें तो आयशर मोटर्स यहाँ पे बिकवाली हावी, तो यहाँ पे इसको सेल कीजिए। 7145 के नीचे के टारगेट है, 7292 का स्टॉप लॉस लगाना है। रचना जी भी ऑटो पैक से चुना है इन्होंने भी, और अशोक लीलैंड पे यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से 173 के टारगेट हैं, 183 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी कह रही हैं कि पॉलीकैब यहाँ पर कमजोरी और सेल राइज की स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं। 7020 का नीचे का टारगेट, 7140 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया, मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सेल साइड की कोई भी कॉल देने की, आप बताइए कि जिस तरीके से गिरावट हावी हुई है बाजार में, कौन सा स्टॉक अब ल्यूक्रेटिव लग रहा है जहां पर इस गिरावट में हाथ लगाया जाए? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक ये साइकिल्स मार्केट में रिपीट होते हैं एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और जब ये साइकिल आता है मार्केट में तो सबसे पहले डिफेंसिव्स के तौर पे एफएमसीजी खड़ा हो जाता है, जो आज के मार्केट में खड़ा हो चुका है। तो हम भी हमारे पोर्टफोलियो को, वी ऑल्सो गॉट स्टॉप्ड आउट ऑन अ फ्यू ट्रेड्स। कोई ट्रेड्स में हम प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, बट एफएमसीजी एज अ पैक जनरली आई थिंक पास्ट साइकिल्स आप स्टडी करोगे लास्ट 2 डिकेड्स के, तो एफएमसीजी के साथ साथ जो अन्य 2 सेक्टर है आईटी और फार्मा, ये एक बेट साबित होते हैं। तो पहले एफएमसीजी स्टार्ट होता है, देन इट कम्स विद आईटी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट विद फार्मा। तो ये 3 सेक्टर अगर मार्केट एक प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन या एक नेगेटिव फेज में जाता है
तो ये 3 सेक्टर एक बाय एक करके फेजेस में उभरते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट 20 years. Having said that, within FMCG, Tata Consumer is something that we are continuing liking. This is part and parcel of our swing portfolio. हमें लगता है, आई थिंक एक तो डिफेंसिव बेट नेचर है ही, बट दूसरा आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ, पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन, मार्केट शेयर गेन्स, ब्रांडेड बिजनेस जो चाय वाली है टाटा कंज्यूमर के लिए, कॉफी की बिजनेस है, जो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं संपन्न पोर्टफोलियो से. आई थिंक एक बहुत स्टेबल ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इनपुट कॉस्ट स्टेबल रह चुकी है और इसलिए वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ Q3 ऑनवर्ड्स स्ट्रक्चरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पैक एज होल, इंक्लूडिंग टाटा कंज्यूमर. इनका जो ओवरसीज कारोबार है, स्पेसिफिकली कॉफी का कारोबार, यहाँ पे थोड़े प्रेशर पॉइंट्स हैं, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्राइस हाइक्स टू प्रॉब्ली ऑफसेट ये सारे प्रेशर पॉइंट्स. तो हमें लगता है कि एफएमसीजी, उसके बाद आईटी और उसके बाद फार्मा सिलेक्टिवली रोटेशन में आएंगे इन फेवर. विद इन एफएमसीजी टाटा कंज्यूमर इज समथिंग कंटिन्यू. ओके. अच्छा, एक बार BHEL वापस देखते हैं जरा. BHEL लेकर आइए जरा. अब BHEL 250 भी ब्रेक कर रहा है और देखिए, मैं आज थोड़ा बहुत ज़्यादा वो ये डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ कि आज फिर रेड में लिया था हमने बिग स्टॉक्स में, क्योंकि फिर आज ग्रीन में भी लिया था LTI माइंट्री और उसकी बुरी हालत हो गई, तो इसके लिए. लेकिन खैर BHEL अब ज़बरदस्त गिरावट में 250 के भी नीचे आ रहा है और क्लियरली ये डी रेटिंग. देखिए, मैं बार बार क्यों एक स्टॉक को बार बार लोगों के सामने रख रहा हूँ कि बहुत पैसा जाता है अगर आप ज़बरदस्ती किसी स्टॉक में फंसे रहें तो. और इसमें ईगो का इशू नहीं है, इसमें इशू है कि अगर आपको समझ में आ जाए एक बार कि नहीं गलत पड़े हैं हम, तो बाहर हो जाना चाहिए उसमें. इन दैट केस BHEL उसी तरीके से का स्टॉक है और इसके लिए, और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अभी ये स्टॉक धीरे धीरे डी रेट करके 200 के नीचे आ जाए. और अगर वो चाइना वाली खबर वाकई में आ गई, वाकई में अगर चाइनीज़ कंपनी अलाउ कर दिया, तो वापस डबल डिजिट में आ जाए, इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी. मीनवाइल एक और बार वो जरा इमेज लेकर आइए जो ग्रीनलैंड वाली थी. वीरू, सच बताऊं ना, मैं 4 बार पहले देखा, खुद जाके कंफर्म किया कि वो प्रेसिडेंट साहब ने खुद ही डाली है, किसी ने मीम तो नहीं बना दिया. पहले मैंने सोचा अनुज कि मीम है ये, है ना. हाँ. फिर आवाज़ के हैंडल पे थी ये, तो मुझे लगा नहीं, फिर तो मैं श्योर हो गया वहाँ पे. और वो जो पर्सनल चैट डाली अनुज, मेरे ख्याल से एज अ पॉलिटिकल लीडर और या फिर किसी भी लिहाज से, दो आदमी भी, इंसान भी जो है अपने बीच की चैट जो है वो किसी तीसरे के आगे रखते. मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी जो है ना, ट्रंप हर तरीके की लूज कर चुके हैं. वीरू, इसीलिए ना, अगर आप कहें तो जो बीच में एक आध बार रिपोर्ट भी आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं कॉल किया उन्हें या फिर नहीं वो किया, क्योंकि यू नेवर नो ना कौन कल क्या रिकॉर्ड करके, क्या टेक्स्ट वो करके उसके बाद उसको क्या मनूवरिंग करे उसमें, क्या मनूवरिंग कर दे उसकी. एग्जैक्टली. तो ये इस समय मतलब एक अकाउंटेबिलिटी नाम की कुछ आई थिंक चीज़ बची नहीं है यहाँ पर. खैर एनीवे, ये तो एक दिक्कत है ही मार्केट की. आगे बढ़ते हैं. मार्केट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कोलैप्स है पूरा वर्ल्ड मार्केट का सेटअप है, यूरोप और US का, जो कि एक तरीके से नेटो कहते थे ना आप, वही आपस में बट गया, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है अपने आप में. इसकी छोटी बात नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. अगर नेटो ही टूट गया तो फिर ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स जो है पूरी तरीके से रियलाइन होंगी ऑब्वियसली. खैर, हम में से कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, तो उस पर आते हैं जिस पर हम एटलीस्ट थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, स्टॉक मार्केट. और उसमें आज जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ सेक्टर है वो है रियल एस्टेट. जी हाँ, रियल एस्टेट की ज़बरदस्त पिटाई हुई है आज. कमाल की बात यह है कि 2025 का सबसे फिसड्डी इंडेक्स रियल एस्टेट ही था और 2026 में भी शुरुआत में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट ही पिट रहा है. विपिन जी के पास चलते हैं, जो शायद रियल एस्टेट में हमसे ज़्यादा जानते हैं और क्या ट्रेंड हैं, क्यों इस तरीके की पिटाई हो रही है, उनसे समझ लेते हैं. विपिन जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. तो 2 चीज़ें हैं जो देखनी होंगी. ये बातें तो 2025 से शुरू हो ही गई थी कि रियल एस्टेट में एक मंदी आएगी. अब अलग अलग मत थे एक्सपर्ट्स के कि मंदी या फिर एक स्टैग्नेशन, प्लेटू बनेगा, टेक्निकली अलग अलग चीज़ें. लेकिन अगर हम शेयर मार्केट के लिहाज से देखें तो रियल एस्टेट इंडेक्स अभी अपना जो टॉप था वहाँ से 30% नीचे है. और ये तो रियल एस्टेट की आधी कहानी कहता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड प्लेयर होते हैं. उसके बाहर भी देश में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो लिस्टेड नहीं हैं और वहाँ से भी चीज़ें निकल कर आती हैं. लेकिन फिलहाल लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो तमाम, चाहे लोढ़ा की बात करें, सिग्नेचर ग्लोबल, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF,
इनके अगर 6 महीने के रिकॉर्ड्स देखें तो 30% एवरेज गिरावट इन सब के अंदर दिखाई दे रही है। मतलब मार्केट ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आगे आने वाला वक्त इन सभी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब वो क्यों नहीं है हम धीरे धीरे देखते हैं। कुछ और स्टेट्स यहाँ पर लेकर आते हैं क्योंकि ये बात लगातार हुई। अब देखिए हाल ही में ओबेरॉय के नंबर आए तो वो ये बता रहे हैं कि बुकिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब ये ताज़ा कहानी कह रहा है, 36% का ड्रॉप है और YOY ज़रूर वो 6% अप दिख रही है, लेकिन अगर रीसेंट नंबर को पकड़ेंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ। वॉल्यूम ये बताते हैं कि आपने कुल माल कितना बना के बेचा इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट्स। तो देखिए ईयर ऑन ईयर 70% कम हो गया। बुकिंग भले ही आप दिखा दें ऊपर है, लेकिन आप बना कितना रहे, कंस्ट्रक्ट कितना कर रहे हैं, उसमें 70% की ड्रॉप आ रही है। Q3 में बुकिंग अब देखिए जो थोड़े से साउथ के डेवलपर हैं, फॉर एग्जांपल शोभा, वहाँ पर क्योंकि अलग तरीके के मार्केट को कैटर करते हैं, अलग तरीके के ग्राहक है उनके पास, 12% का अपसाइड है। लोडा का चूंकि मिक्स सा पोर्टफोलियो है, 25% ये भी बुक्स में आप दिखा रहे हैं। लेकिन कीस्टोन जिन्होंने काफ़ी हद तक अपना फोकस किया था प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पर -3% की गिरावट है। हालांकि इनके पास भी पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फोकस अभी इधर। सिग्नेचर ग्लोबल जिनकी कहानी उन्होंने खुद कही कि ये साल वो अपना अच्छा नहीं देख रहे हैं और शायद वो अपने टारगेट मिस करेंगे। YOY 27% का ड्रॉप इनकी बुकिंग में। प्रेस्टीज जो कि अगेन साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं, हालांकि दिल्ली और मुंबई में भी आए, लेकिन इनका नंबर हेल्दी दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनके पास है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा ये नंबर दिख ज़रूर रहा है 55% का, लेकिन अगर आप इनके स्टॉक को देखें तो ये कितना, आई थिंक हाफ हो गया ये पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर। अब कुछ और आंकड़े जो अलग अलग रिपोर्ट से आते हैं, जैसे घरों की कितनी बिक्री हुई 2025 में, ये रिपोर्ट आपको काफ़ी हद तक दिखाएगी कि आपके रियल एस्टेट के अंदर हो क्या रहा है। 8 बड़े शहरों, नाइट फ्रैंक का ये रिपोर्ट है, तो यूनिट नंबर ऑफ यूनिट 97,000, मुंबई सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन आप देखेंगे 1%, 0%, -3, -9, मतलब स्टैग्नेशन दिखाई दे रहा है। एक फ्लैट लाइन या कई जगह तो नेगेटिव में भी है, 4%, 2%। चेन्नई के लिए 12% इसलिए क्योंकि चेन्नई इज़ अ डिफरेंट मार्केट, वहाँ पर एक डिमांड रहती है, बहुत ही स्टेबलाइज मार्केट है, इसलिए 12% का नंबर वो दिखा गया। नए लॉन्चेस देखिए 10% माइनस में, 6%, 16%। NCR, मुंबई, बेंगलुरु में ज़रूर 23% क्योंकि बहुत लंबे समय से वहाँ लॉन्चेस आए नहीं थे, लेकिन हैदराबाद में -7, अहमदाबाद 0, चेन्नई अगेन डिफरेंट मार्केट 20, कोलकाता 6। नए लॉन्चेस भी स्लो पड़ गए। सारी कहानी क्या निकल कर आ रही है कि सब कुछ धीरे धीरे ठहर रहा है। अब एक और नजरिया, ये नो ब्रोकर्स की रिपोर्ट है जो कि सेकेंडरी प्रॉपर्टी में ज्यादा डील करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि घरों की डिमांड तो है, लेकिन जिस लेवल पे, जिस प्राइस लेवल पर है, वहां पे घर अवेलेबल नहीं है। 1 करोड़ से कम के घर मुश्किल कोई बना रहा है तो बिकेंगे कहां से। सेकेंडरी सेल्स इसलिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे क्योंकि नो ब्रोकर मेनली सेकेंडरी सेल्स को, यानी किसी और का घर आप जब खरीदते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और देखिए एक और नंबर वो बताते हैं कि कितने लोगों के बजट से घर बाहर चला गया। बेंगलुरु में 42% है जिनको लग रहा है नहीं खरीद पाएंगे, मुंबई में भी ऑलमोस्ट 40%, पुणे में 42%, हैदराबाद में 84%। हैदराबाद में आप देखेंगे हमने बड़ी बड़ी डील्स सुनाई दी इस साल, सबसे महंगी लैंड डील्स वगैरह, बहुत महंगी ज़मीनें खरीदी गई। वो यहाँ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के जेब से, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी अगर लैंड पे बनेगी डेफिनेटली बहुत महंगे भाव पे बिकेगी। तो ओवरऑल जो पिक्चर रियल एस्टेट की ये बन रही है कि स्लो डाउन एक लंबा वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक प्लेटू जरूर आ रहा है, एक ठहराव जरूर आ रहा है, और वो 2025 में वो फ्लैट लाइन शायद आपको दिखाई देती रहेगी। लेकिन विपिन जी ये बताइए, ठीक है ना, अभी तो आपने एक मापदंड ये रखा कि सेल्स कम हो रही है, इन्वेंट्री कितनी बची? अगर मैं सिर्फ आपसे दिल्ली NCR का एक सेंस लूँ या फिर मुंबई का, वो एक चीज़ होती है, इन्वेंट्री कैसी चीज़ होती है जो अल्टीमेटली सेलर को लाकर नीचे खड़ा करती है कि ठीक है साहब अब मैं प्राइस रिड्यूस करूंगा। कुछ सेंस है आपको इस बात? देखिए इन्वेंट्री अगेन एक ऐसा फिगर है जो थोड़ा डिबेटेबल रहता है कि आप इन्वेंट्री को मानते कैसे हैं। बहुत सारे लोग इन्वेंट्री मतलब फिजिकल इन्वेंट्री आपके पास कितनी बड़ी बची हुई है, आपने कितने मकान बना के रखे हैं और वो बिक नहीं रहे हैं। एक है कि आपकी बुक्स पे तो आपने बहुत सारा माल बेच दिया, लेकिन क्या आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया? अभी हमने थोड़ी देर पहले ओबेरॉय के नंबर देखे थे, सर्टेन टाइम वो टैक्स कैलकुलेशन से भी रिलेट हो जाते हैं कि आपको अपनी बुक्स में या तो एडवांसेस दिखाने या सेल्स दिखानी है। सेल्स दिखाएंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको टैक्स देना होगा, एडवांस के अगेंस्ट में वो बात नहीं बनेगी। फिर उसके अगेंस्ट में आप कितना कंस्ट्रक्ट करते हो, 70% का ड्रॉप था, अब वो नंबर्स ये देखिए यहाँ पे। तो ये थोड़े से गणित आपको गहराई में लेकर जाएंगे कि एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आप किसी भी पैरामीटर पे पकड़ लीजिए, वो स्टेथोस्कोप आप यहाँ लगाइए, पेट पे लगाइए, पीठ पे लगाइए, वो पल्स थोड़ी ऐसी दे रहा है कि अब ना थोड़ा ठहराव आ रहा है, अब थोड़ी सांस फूल गई है जो रुक कर थोड़ी स्टेबलाइज होगी वक्त के साथ।
विपिन जी, मेरा भी सवाल आपसे ये कि क्योंकि हमने पिछले कुछ आंकड़े देखे थे, प्रीमियम हाउसेस की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी, अफोर्डेबल हाउसेस तस्वीर में थी नहीं। अब जिस तरीके से स्लो डाउन, आपने कहा शब्द अप्रोप्रिएट नहीं होगा इस्तेमाल करना, लेकिन जिस तरीके से फ्लैट एक प्लेटू सा दिख रहा है, तो क्या अब फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि अभी भी कई लोग हैं, जो आंकड़े आप पेश कर रहे थे, घर बनाना अभी भी सपना सपना ही लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है श्रेया ये। तो देखिए, मैंने एक लाइन बोली कि मार्केट में डिमांड की अभी भी कमी नहीं है, और नो ब्रोकर की रिपोर्ट भी ये बताती है, कई एक्सपर्ट भी कहते हैं डिमांड इज फिनोमिनल। बहुत लोगों को घर चाहिए, लेकिन किस प्राइस पॉकेट में, किस प्राइस बैंड में चाहिए? अभी तक हमने देखा था प्रीमियम प्रॉपर्टीज बिक रही थी, वॉल्यूम कम होते थे, नंबर ऑफ यूनिट कम होता था, लेकिन कैपिटल वैल्यू बहुत बड़ी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। लेकिन अब वहां पर नहीं आ रहे हैं सेल्स। उसके मल्टीपल रीजन है, अभी हम उसमें जाएंगे, बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी भी 1 करोड़ या उससे कम के घरों की सेल्स वैल्यू बहुत अच्छी है। आप मुंबई का ही आंकड़ा लीजिए, क्योंकि एमएमआर बहुत बड़ा रीजन है, उसमें आप जो हमारे पेरिफेरल सबर्ब्स हैं, वहाँ पर अच्छे नंबर्स अभी भी जनरेट हो रहे हैं, जहाँ पर 1 करोड़ या उससे कम के घर बिक रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का कंस्ट्रेंट होता है कि मैं इतनी दूर जाके घर कैसे लूँ, उनके लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है। डेवलपर ने मेजरली अपना शिफ्ट कर दिया था, जो कम से कम आपके लिस्टेड डेवलपर हैं या प्राइम डेवलपर्स हैं, उनको लग रहा था कि ज़्यादा मार्जिन वाली प्रीमियम प्रॉपर्टी जब तक बिक रही है तब तक बनाएंगे, एक सेंस भी बनता था। लेकिन अब जब मार्केट वहाँ से हट रहा है, डेफिनेटली अब अफोर्डेबल की तरफ एक बार फिर से फोकस शिफ्ट हो सकता है। लेकिन लंबे साइकिल्स होते हैं रियल एस्टेट के अंदर, रातों रात चेंज नहीं होंगे, वो चीज़ भी देखने में आपको 1 से 2 साल का वक्त लगेगा। बिल्कुल। और वो टेबल अच्छी थी, वो जो खरीदार आउट वाली टेबल थी ना विपिन जी, मुंबई में 39%, मुंबई एक रिच सिटी है, वहाँ भी 39% लोग, वैसे मैं भी उन 39% में ही आता हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ। और इसमें अनुज सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंबई का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स आज 50% पर है, जो कभी 100% हुआ करता था। मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 100 रुपए लगा के घर खरीदना पड़ता था, आज 100 कमा रहे हैं तो 50 में घर आएगा। लेकिन बावजूद उसके ये 40% लोग अभी भी आउट हैं। नहीं, अब दिक्कत ये है कि 50 में वो वाला घर नहीं आएगा जो हमको चाहिए, वो आएगा 300 में, वो आएगा 300 में, 50 को छोड़ दीजिए आप, वो 300% पर आएगा वो वाला घर जो चाहिए, जो वाकई में चाहिए रहने के लिए, जिस लेवल का घर चाहिए उसमें। खैर विपिन जी बहुत, हाँ फिर वो दिल्ली वाला शख्स क्या मुंबई मकान देखने, तो ब्रोकर लेके गया है ना, तो कहता है दरवाजा खोल के कि ठीक है यार, एंट्रेंस तो ठीक है, ड्राइंग रूम कहाँ है वो दिखाओ जरा। कह रहा सर यही है ड्राइंग रूम। नहीं खैर ऐसी बात नहीं है, वो घर आपको मिल जाएंगे। ये है कि बस एक ऐसी है, किसी ने पूछा कि मेरे बजट में साउथ मुंबई में क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि पार्किंग, तो ऐसा ही है। खैर एनीवे विपिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आपने प्रेजेंट की हमारे लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके का रियल एस्टेट में पेन है वो आपको दिखाई देगा। मयूरेश जी, ओबेरॉय रियल्टी एक ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप नेम्स रियल एस्टेट में, जीरो डेट कंपनी, बोरीवली के फ्लैट इनके साउथ मुंबई के प्राइस में बिकते हैं। इस स्टॉक में आज जिस तरीके का आपने प्राइस फॉल देखा है, उसमें आप क्या करेंगे बताइए। तो अनुज जी, आई थिंक इंटरेस्टिंगली 2-3 डेवलपर फ्रेंड्स हैं मेरे, और बोरीवली का आपने जो जिक्र किया, आई थिंक शिम्पोली रोड जो एक बोरीवली पे बहुत एक पॉपुलर रास्ता है, वहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल के रेट्स सुन के मैं चौंक गया कल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देर इज, जैसे विपिन जी ने बहुत ब्यूटिफुली समझा है रिपोर्ट में, कि एक जो लैग है इन टर्म्स ऑफ थोड़ी थकान जो है सेगमेंट में दिख रही है, एंड स्पेसिफिकली हायर वैल्यू वाले, यानी 1 करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर कम घर बिक रहे हैं। मैं एक इनफैक्ट एनारॉक का रिपोर्ट पढ़ रहा था, जहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है। दिल्ली एनसीआर जहाँ वीरू रहते हैं, आई थिंक जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो वीरू का सवाल था, दैट इज रीजन 5% पिछले वर्ष, लगभग 91,000 यूनिट्स अनसोल्ड है। पूना में यही फिगर कुछ 84-85 है, मुंबई में दिस इज 1,80,000। यानी जो प्री सेल्स वेलोसिटी है जो कम हुई है और अनसोल्ड इन्वेंट्री, ये एक जो कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विथ हायर प्राइसेस जो बिल्डर मेंटेन कर रहे हैं, ये थोड़ा अनअफोर्डेबिलिटी कर रहा है। एक ही रिलीफ फैक्टर है कि इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा एक रिलीफ मिल सकता है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक विद इन द होल पैक, फीनिक्स मिल्स एक ही स्टॉक है रियल एस्टेट का जो हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में हम कैरी करते हैं। हमें लगता है आई थिंक इसका जो एक मिक्स है इन टर्म्स ऑफ मॉल डेवलपमेंट, जो एक एन्यूटी की स्ट्रीम है फीनिक्स मिल्स के पास, ये बहुत स्टेडी स्टेट है। एट द सेम टाइम जो होटल्स ये डेवलप कर रहे हैं विद इन द सेम प्रीमाइसेस या कॉम्प्लेक्स में, और जो ये केपेक्स कर रहे हैं टुवर्ड्स बोथ मॉल एंड कीज यानी होटल डेवलपमेंट, ये काफी कैलिब्रेटेड है। जो फिट आउट्स हो रहे हैं ये लार्जली डन एंड डस्टेड है। जो रेंट एस्केलेशंस होंगे, आई थिंक दे आर आल्सो लार्जली डन एंड डस्टेड।
जो भी नई प्रॉपर्टीज रेंटल के लिए वापस रिन्यूअल के लिए आ रही है, तो मुझे लगता है आई थिंक एक सेफर बेट विद इन दिस स्पेस एटलीस्ट एट दिस जंक्शन दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग एज अ डिस्क्लेमर, वो अनुज जी फीनिक्स में बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मैं जो बात की थी बोरीवली की, मैं कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा था कि नॉर्मली एकदम जो नॉर्थ मुंबई और साउथ मुंबई उसके रेट्स में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जो ओवरऑल के फ्लैट्स होते हैं वो मतलब उसमें वहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही रेट मिलता है, तो मैं उस रेफरेंस में कहा था और कोई मेरा मतलब नहीं था। फिर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता था अनुज, जरा गोल्ड को देखिए। मकान की बात करते करते जो है वो सोना हो गया 150, अब इतनी देर में ही इस डिस्कशन में 152, और देखिए फ्यूचर्स में करीब करीब 149,590 जनाब, क्या गजब की तेज़ी है, 3.25% ऊपर, 4,000 रुपये की तेज़ी यहाँ पर गोल्ड में। अच्छा मयूरेश, अब आप देखिए ना, मात्र इस 4 महीने के अंतराल में 87,000 का गोल्ड लगभग 150 हो गया। मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस को आप इसका कितना एडवांटेज देंगे? ऑलमोस्ट अभी वो एलटीवी फैक्टर जो है उसमें आपका 80,000 रुपये की चीज़ 150 है ना, क्या री रेट करना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी हो चुके हैं? आपका मानना है क्या मुथूट और मन्नापुरम पे, आपका टेक क्या है इस वक्त? तो वीडियो आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द मूव इज डन इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग, बट होता क्या आई थिंक जो एडवांसेस ग्रोथ रहती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, जैसे सारे ज्वेलर्स देखते हैं मुथूट हो मन्नापुरम हो, एक बहुत बड़ी कंफर्ट लेवल हो जाती है एलटीवी को लेके एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर, और इसलिए आई थिंक एक टेम्पटेशन जरूर होता है बोथ फ्रॉम द बोरोअर साइड एज वेल एज फ्रॉम द फिनेंशियर साइड कि आपको एक एडिशनल लोन मिल सकता है एट अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट भी कम हो चुके हैं अभी, और आपका एक प्रोटेक्शन वैल्यू भी बच जाता है बिकॉज योर गोल्ड हैज प्रोबेबली इंक्रीज्ड। तो आई थिंक एग्जिस्टिंग बोरोअर्स को शायद एक एक्सेस पैसा अगर चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर नीड दे हैव, आई थिंक एक रहता है। दूसरा आई थिंक जो बोरोअर्स को मार्केट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी दिक्कत होती है, और ये मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट ने भली बात ही कहा था लास्ट टाइम, तो वहां पे आई थिंक एक कंफर्ट लेवल भी आ जाता है, क्योंकि इवन इफ द एलटीवी इज प्रॉब्ली रिड्यूस, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा है, वो लोन वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं। टू कंबाइन दीज टू फैक्टर्स आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है डिसेंट रह सकती है, जो डिवर्सिफिकेशन है बिजनेस में, ये मन्नपुरम के लिए ज्यादा है, मुथूट के लिए थोड़ा कम है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक डिवर्सिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो निम स्प्रेड्स है ये कंपनीज के लिए ये काफी हेल्दी रह सकती है, तो मुझे लगता है शायद मोमेंटम मुथूट जैसे स्टॉक में कंटिन्यू। ओके, मुथूट फाइनेंस मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, रखे रडार पर। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स के लिए हमारे साथ है गाबर सर, मानस जी और रचना जी। गाबर सर बताइए, कैश कॉल में क्या चुनेंगे आप? कुछ नहीं चुनूंगा, आपने जो आज दिन कैश कॉल का नहीं है, नथिंग आई हैव। नथिंग आई हैव। चलो मैं चलो दे ही देता हूँ, डालमिया भारत कैश में ले लेंगे, सही रहेगा, नॉट इन फ्यूचर्स। ट्रेड करें 2028 में 2200 में 2175 का स्टॉप लगाए, शायद 2250 2300 पॉसिबल है डालमिया भारत। चलिए, डालमिया भारत वैसे है एफएनओ का स्टॉक, लेकिन कैश में ले लेंगे। चलिए, इतना तो खैर हम आज थोड़ा सा करेंगे। रचना जी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? जी, मेरे रेडार पे जेके सीमेंट्स है और ये 6000 को टच करने ही जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं तो हमें एसएल लगाना होगा 5900 पे, और हमारा अपसाइड पे टारगेट हो सकता है 6130 तक का। ओके, जेके सीमेंट 1966 पे आपकी बाय कॉल। मानस जी, आपका ट्रेड? तो देखिए, ईपीएल लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 5-6 दिनों में हमने एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है हमें। आज स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो ईपीएल लिमिटेड पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 207 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 217 जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है, वही आपके टारगेट होंगे। ओके, ईपीएल मानस जी को पसंद आ रहा है। सीमेंट पैक से 2 काउंटर्स आए कैश कॉल के लिए, डालमिया भारत और जेके सीमेंट, और ईपीएल मानस जी ने चुना। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए पहले तो इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे देखा जाए तो काफ़ी डीप सेल ऑफ हमें देखने मिला है, और मार्केट ने कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल को आज एक ही साथ तोड़ा है। एट द सेम टाइम वीकली एक्सपायरी है और मार्केट डीपली ओवरसोल्ड है। तो ऐसे केस में मुझे लग रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर कोई स्टॉक अगर चल रहा है तो वो है ट्रेंड। मुझे लगता है ट्रेंड को करंट लेवल से अभी भी शॉर्ट करके चलना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल को 4000 के लेवल को इसने तोड़ा है। लॉन्ग शॉट की पोजीशन भी इसमें बढ़ती जा रही है।
तो करंट लेवल से अगर इसे शॉर्ट करते हैं तो ये स्टॉक कम से कम 3600 के लेवल्स मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में दिखा सकता है। और अगर इन लेवल्स पे मैं अगर शॉर्ट करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 3925 का। तो 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट्स 3600 के नजर आते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं आज एक सरप्राइज लूजर की, LTI माइंडट्री सुबह से एफिनो के टॉप लूजर्स में शुमार है। आखिर ऐसा क्या मार्केट को नहीं पसंद आया, क्यों इतनी पिटाई हुई, आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि नंबर्स अगर आप ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि नंबर्स अच्छे थे, लेकिन फिर मार्केट खुलने के बाद पता चला कि स्टॉक में बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कुछ बारीकियां हैं, कुछ कंसर्न्स हैं आगे के क्वार्टर्स को लेकर, जिसके चलते स्टॉक में बड़ा रिएक्शन दिया है। अब दरअसल अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको CLSA की तरफ से जो व्यू आया है वो बता देता हूँ। ये बता रहे कि यहाँ से री रेटिंग होने की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, और आगे अगर बहुत तेजी से EPS ग्रोथ होती है तभी री रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी बता रहे हैं कि छोटी अवधि में यानी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्जिन्स को लेकर थोड़े से कंसर्न्स देखने को मिले, खासतौर पर आप देखें तो Q4 और Q1। वहीं सिटी की तरफ से जो रिपोर्ट आई ये बड़ी खास, क्योंकि एक तो यहाँ पर बिकवाली की रेटिंग, ऊपर से करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट। अब ये बता रहे हैं कि सीजनल पास थ्रू के चलते रेवेन्यू में आपको बढ़त देखने को मिली, तो एक वन ऑफ इम्पैक्ट है, इसका एक असर यहाँ पर देखने को मिला। और मार्जिन जो कि आप 7 क्वार्टर के हाईएस्ट पर देख रहे थे, सबसे बेहतर मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। इसके पीछे कारण ये है कि खर्च इस बार थोड़े से कम हुए। अब मार्केट यह आकलन लगा रहा है कि अगले क्वार्टर्स में इतना कम खर्च हो पाएगा कि नहीं होगा, इसको लेकर बड़ा संदेह है। अब दरअसल एक और चिंता की बात यह भी है कि जैसे वेज हाइक हुआ है, तो इस वेज हाइक के चलते भी मार्जिन पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और ये इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है। तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट है, जो कि अगले Q4 में और Q1 में देखने को मिल सकता है। तो आगे की जो चिंताओं को लेकर देखें तो स्टॉक में बड़ा रिएक्शन देखने को मिला, और स्टॉक फिलहाल की अगर आप देखें तो 6.5% नीचे, 6.5% नीचे चल रहा है। माइंडट्री आपकी स्क्रीन पे, एक्सचेंज ऑफ द डे एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, चार्ट्स और कंप्लीट रिवर्सल 2 दिन की थी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और मैं इनफैक्ट इसको आइसोलेशन में नहीं देखूंगा, मैं निफ्टी IT को साथ में मतलब ड्रॉ करके देखूंगा। LTI माइंडट्री मानस LTI माइंडट्री, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस था ब्रेकआउट का मिड कैप IT में, मल्टी मंथ मल्टी ईयर रेंज को ब्रीच करने का, वायलेट करने का, अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं मिला, एंड क्लियर डिसअपॉइंटमेंट। मानस, जिनके पास लॉन्ग है वो क्या करें? क्या आप मानते हैं कि पोजिशनल ट्रेड्स को अभी भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 50 दिन अभी भी सिक्योर्ड है, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर 5900 या फिर 5850 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करें तो क्या पोजिशनल ट्रेड्स पे कमिटेड रहना चाहिए क्या? देखिए, पोजिशनल ट्रेड में मेरा समझना है कि आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा रेंज है 6900 से 5850, इस रेंज में अगर आप देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आते हैं, स्पेशली 20 वीक मूविंग एवरेज आता है। मेरा समझना है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है और पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो 5825 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। रिवर्सल देखने को मिला और 6150 के ऊपर स्टॉक वापस निकला, 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर गया, तो फिर वापस आपको 6400 6450 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए रचना जी, मानस जी और अरुण जी हमारे साथ। रचना जी, बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए हम TCS को ले सकते हैं, जिसमें वी कैन बाय PE ऑफ 3100, जो कि फिलहाल 2023 पे ट्रेड कर रहा है। हम जिसमें SL लगा सकते हैं 18 का, अपसाइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 35 तक का। ओके, TCS यहाँ पर बिकवाली की राय रचना जी की आ गई। और अरुण कुमार मंत्री जी, ऑप्शंस में आपके पिक। श्रेया जी, अगेन मारुति में भी मुझे को लग रहा है एक ब्रेकडाउन है, तो 16000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो 15900 का पुट लेने की सलाह रहेगी 184 के आसपास। स्टॉप लॉस 142 के आसपास का लगाए, और 256 तक के टारगेट्स मारुति के पुट में रहेंगे, तो 15900 का पुट लेके चल सकते। जी देखिए, हाल क्या है जनाब, दिन मारुति का है आज, और बट मारुति कोलैप्स हो रहा है। आपकी स्क्रीन पे 15900 की पुट आपको पिक करनी है, और 20% OI शेड हुआ है। सिंपली मीन्स क्या, जरा प्लीज़ वो फिर रखिएगा ग्राफिक्स जरा पिछले वाले, यानी इस स्टॉक में, दिग्गज स्टॉक में, ऑटो में सुबह जिसमें स्ट्रेंथ थी, अब पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, यानी अ बेस इज अंडर द थ्रेट। मानस, आपका ट्रेड क्या है? अब देखिए वीरेंद्र जी, IRCTC में एक पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। IRCTC में 4-5 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो 620 का पुट ऑप्शन जो 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है,
IRCTC का, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं 6 रुपीज के स्टॉप लॉस से 22 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, IRCTC यहाँ पर भी इसका पुट लेना है आपको, तो TCS, मारुति और IRCTC का पुट सुझाया गया है धमाकेदार ऑप्शंस में। अभी LTI माइंट्री की बात हो रही थी, इसके नतीजे आए थे, उसके बाद हैवल्स के नतीजे आए और वहाँ पे भी पिटाई हुई। स्टॉक अगर आप देखें, इसका चार्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पर, 6% डाउन, 6.5% से ज़्यादा की गिरावट इनफैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ के इसके भी नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, लेकिन स्ट्रीट ने किया है पनिश। क्या किया जाए रचना जी, जिस कदर ये टूटा है पिछले 6 महीने में 12% से ज़्यादा की गिरावट और आज टूटा, तो क्या किया जाए? यहाँ पर चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से एक्चुअली इट्स बीन अ वेरी वर्टिकल फॉल टुडे, तो शॉर्ट साइड पे तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर नहीं करेगा, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर रैली आएगी और अगर रैली आपको 1380 के आसपास तक अगर ले जाए तो वहां से फिर एक दोबारा शॉर्ट साइड पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस शुड बी एन अवॉइड काउंटर। ओके, चलिए अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। एक अधिग्रहण की हमने कल आपको खबर दी थी, जिसकी तैयारी सन फार्मा कर रहा है। एक और अधिग्रहण जाइडस करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, क्या है डिटेल समझते हैं विवेक से। विवेक, गुड आफ्टरनून, समझाइए। जी हाँ, कल हमारे कोलीग यतिन जी ने कहा था कि सन फार्मा USA में एक काफ़ी बड़ी एक्विजिशन के खोज में है और बहुत जल्दी शायद आ सकता है। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें ये समझ में आ रहा है कि और एक इंडियन फार्मा लिस्टेड कंपनी जो है जाइडस लाइफ साइंसेज, वो भी USA में स्काउट कर रहा है एक बड़ी M&A एक्विजिशन के लिए। हमारे सूत्रों के अनुसार जाइडस लाइफ साइंसेज एडवांस स्टॉक्स में है एक US बेस्ड हेल्थ केयर फर्म आर्डिलेक्स को अक्वायर करने में। हमारे सूत्रों के अनुसार ये या तो पूरा कंट्रोलिंग स्टेक हो सकता है या तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का एक्विजिशन भी हो सकता है। याद रखिए, जाइडस ने Q2 रिजल्ट्स के पहले एक एनेबलिंग रेजोल्यूशन ली थी ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रेस करने के लिए वाया द QIP रूट, और हमारे हिसाब से ये जो QIP के जो प्रोसीड्स है, हमारे सूत्रों के अनुसार जाइडस ये यूज़ कर सकता है to fund this particular acquisition. Ardilex market capitalization currently $1.6 billion का है और जाइडस ने इनफैक्ट Q2 कॉन्फ्रेंस कॉल में ये कहा था कि QIP का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम बैलेंस शीट को हल्का करेंगे, डीलेवरेज करेंगे, डेट रीपे करेंगे, साथ में वो एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं US स्पेशलिटी बिजनेस में, स्पेशली गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में। तो अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, कई सारे प्रोडक्ट्स ओवरलैप करते हैं इन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, और ये जो कंपनी है आर्डिलेक्स, ये लिस्टेड है, नैस्डैक में लिस्टेड है, 2 कमर्शियल प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड है US मार्केट्स में, और इनफैक्ट उन्होंने Jan 8 को बोला था कि इप्सरेला जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट $410 to $430 मिलियन का रेवेन्यूज कर सकता है 2026 में। ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। जाइडस ने कहा है कि स्पेक्यूलेशन पे वो कमेंट नहीं करेंगे। अगेन ये एक डील है जो हम काफ़ी देखेंगे और हम अपने व्यूअर्स को अपडेट देते रहेंगे, बट ये काफ़ी बड़ा एक्विजिशन है। देखना पड़ेगा स्ट्रीट ये न्यूज़ को कैसा लेती है और कैसे डाइजेस्ट करती है। शुक्रिया विवेक। और मीनवाइल मार्केट डे लो पर आ गया है अब वापस एक बार, और 25,347 और एक बार गोल्ड और सिल्वर ज़रा लेकर आइए और वापस देखिए MCX पर गोल्ड और सिल्वर क्या ज़बरदस्त तेज़ी में है इस समय, और गोल्ड करीब 1 लाख, आई थिंक थोड़ा सा डेटेड है हमारा प्राइस जो है, शायद आई थिंक 1.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं हम MCX पर। इसको हटा दीजिए, और सिल्वर में भी शानदार तेज़ी है, इसमें हटा दीजिए, इसको डेटेड है ये, मैं बोल रहा हूँ। तो और कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्राइस एक्शन है ना ग्लोबल मार्केट में, वो आई थिंक मार्केट को अब एक रिस्क लग रहा है। अब इशू क्या है, ये गोल्ड और सिल्वर, खासतौर से सिल्वर में अब कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट नियर टर्म में मैडनेस हो रही है। हालांकि हम सिल्वर पर काफ़ी बुलिश रहे हैं लगातार, और सिल्वर पर बात हुई है कि इसको शॉर्ट करने की गलती मत करिए। अभी भी मैं यही कहूँगा कि इसको शॉर्ट करने की गलती मत करिए, कभी ना कभी जाके वो सिल्वर कोलैप्स होगा, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं। अभी तो आई थिंक यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ पैसा बन रहा है, वो है लॉन्ग साइड पर। लेकिन खैर ग्लोबल मार्केट में काफ़ी प्रेशर, उसका शायद एक इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। आप चलिए भाई काम करते हैं। एक्चुअली वो रेट सही थे, वो 1.52 तक गया था, वहाँ से 1.48 पर आ गया। अभी मेरे जो
टिकर हेड उन्होंने जानकारी दी। एक 52 तक गए थे, हम दिखा सकते हैं उस रेट को, 1.52 तक गए थे हम, वहाँ से 1.48 पर आए हैं। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी वहाँ भी हो रही है। चलिए 4 का चौका ले लेते हैं, मानस जी से लेते हैं सस्ता ऑप्शन, फिर चलेंगे हम रचना जी के पास F&O सुपरस्टार के लिए, श्रीकांत चौहान के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मयूरेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए अनुज जी, सिंजिन पे ध्यान देना चाहिए। सिंजिन अगर आप देखें तो शायद अप्रैल या मई मंथ से लगातार 610 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आज स्टॉक ने 610 के लेवल को ब्रेक किया है। आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, इसलिए सिंजिन का जो 610 वाला पुट ऑप्शन है 13 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, 24 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, सिंजिन की पुट 610 की यहाँ पे आपको बाय करनी है फार्मा स्पेस में। फार्मा भी कोलैप्स है, याद रखिएगा, फार्मा में भी कोलैप्स है। रचना जी आपका ट्रेड क्या रहेगा F&O सुपरस्टार? जी, मेरा अभी शॉर्ट साइड पे कंफर्ट लेवल कम हो रहा है, तो मैं लॉन्ग साइड पे सोना कम्स में ट्राई करना चाहूंगी। 448 पे ट्रेड कर रहा है इसका फ्यूचर्स, हम इसमें ऐसा लगा सकते हैं 444 पे, और हमारा अपसाइड पे टारगेट रह सकता है 455 एंड 458। कहा था शो के शुरू में कि आज रचना जी संभालेंगे मोर्चा लॉन्ग साइड का, और रचना जी ने आखिरकार लॉन्ग ट्रेड ले ही लिया। तब्दील हो गई। ट्रांजिशन अच्छा लग रहा है। श्रीकांत चौहान जी बताइए, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या चुना आपने? चार्टिकली अगर इस मार्केट में अगर किसी स्टॉक को स्पेसिफिकली अगर करंट लेवल से अगर क्लोजली देखना है, तो मुझे लगता है कि सामने बजट भी है और चार्टिकल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा है, मार्केट ओवरसोल्ड है। स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हायर लेवल्स पे एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ऑलमोस्ट रिवर्स हो चुका है। तो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि डाउन साइड काफ़ी कम है, लेकिन अपसाइड में ये 430 या 35 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कहूंगा कि इसे लॉन्ग करके चले। 407 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। 407 का स्टॉप लॉस और टारगेट नजर आते हैं 425 एंड 430 के। ओके, मीनवाइल फ्रेश इंटरडे लो निफ्टी पर 25,330 इस समय आपको दिखाई देगा, और अब तो ये देखना क्रूशल होगा कि क्लोजिंग पे 25,300 भी बचेगा या नहीं बचेगा। मिड का फंडा ले लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी बताइए आपका मिड का फंडा। तो एनएलसी इंडिया हमारे ध्यान या वॉच लिस्ट पे है। वॉच लिस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो की एंट्री या पिवट पॉइंट जो हम कहते हैं 270 275 लेवल्स, ये अगर क्रॉस कर ले तो इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम बरकरार रह सकती है। दो चीज़ें, एक आई थिंक इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था अपने रिन्यूएबल बिजनेस को लेके, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव। और दूसरा आई थिंक जो आज लिग्नाइट माइनिंग कैपेसिटी एनएलसी के पास, they are having a lion's share. In fact, capacities both in terms of extraction and evacuation, इसमें एक जबरदस्त इजाफा देखा जा सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक। और इसलिए आई थिंक कंपनी का खुद का मानना है कि EBITDA मार्जिन स्लोली एंड स्टेडीली अगले 2 वर्षों में 38% से 45 तक पहुंच जाएंगी, और FY30 एग्जिट, क्योंकि तब तक इनकी रिन्यूएबल पावर की कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी में एडिशन और माइन कैपेसिटी प्लस वॉल्यूम ग्रोथ, ये सारी चीजें आई थिंक एक जबरदस्त रेवेन्यू का एक्रीशन दे सकती है, मार्जिन्स को प्रभाव दे सकती है, जो 50% के आसपास बिल्कुल पहुंच सकते हैं। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, बट बढ़ने के चांसेस है, फ्री कैश फ्लोज प्रॉब्ली स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो 270 275 ये लेवल हमारी नजर में है। मार्केट्स में इंडिया में रेटिंग रैंकिंग्स बहुत बढ़िया लग रही है। ये स्टॉक आपके नजर है वॉच लिस्ट पे। ओके, एनएलसी इंडिया। अच्छा, एक बार मैं इस चारों स्टॉक्स को रखूंगा स्क्रीन पे, बट इतना कम डिफरेंशियल वर्सेस 200 डेमा हमारा इससे पहले था अगस्त में। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच थी लाल किले के प्राचीर से, उस वक्त वो स्पीच थी, उसके बाद जीएसटी कट की भनक, जीएसटी कट ट्रांसलेट हुआ, हमने 200 डेमा के इतने नज़दीक, हालांकि हम सितंबर में गए थे, याद रखिएगा अक्टूबर में भी थे, बट इतना नज़दीक उसी वक्त है 200 डेमा के। तो वी आर डे लो। खैर मैं ट्रेड्स पर रखता हूँ स्क्रीन पे और बात करेंगे इस पर भी। मानस जी से हमने पहला ट्रेड पिक किया सिंजन की पुट ऑप्शन 610 की, 24 कलेक्शन, 9 का स्टॉप लॉस। रचना जी ने F&O सुपरस्टार पिक किया, हालांकि अभी रचना जी का टोटका भी काम नहीं आ रहा है, वो पॉजिटिव है लेकिन बाजार घुसता जा रहा है। सोना BLW बाय कॉल है करीब 455 458 के लक्ष्य के लिए, और 444 का स्टॉप लॉस है। BL ही श्रीकांत जी की राय है, और देखिए BL अभी भी एक डिसेंट स्टॉक है, अभी भी 400 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करता हुआ 435 के लक्ष्य के लिए 407 का स्टॉप लॉस। और अभी जो एनएलसी इंडिया पिक किया मयूरेश जी ने। और अनुज,
मतलब वो जो हमारे सितंबर और 1 सितंबर और 12 अगस्त के 3 लोज, उतना ही लगभग डिफरेंशियल बचा हुआ है 200 EMA। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से अप्रैल 25 के बाद पहली बार हम इतना नज़दीक हैं 200 EMA के। देखिए वीरू, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, वैसे फ्रैंकली हमें 200 DMA चला भी गया तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा, कई बार हुआ है पहले भी। और हो सकता है कि उसके बाद उल्टा थोड़ी सी मार्केट में बाइंग आए। देखिए ये इस समय एक बेयर मार्केट है मार्केट में इस समय, और बेयर मार्केट में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पहला, ट्रेडिंग में लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करके पैसा बनाना है। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बेयर मार्केट में ही मिलती हैं। तो इन 2 चीज़ों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है और उसी तरीके से इसको नेविगेट करना है। लेकिन स्क्रीन बता रही है आपको कि जा रहे हैं वहाँ पर शायद 200 डे मूविंग एवरेज तक, और वहाँ भी रुक जाए तो गनीमत होगी। खैर एक काम करते हैं, अब बात करते हैं बाज़ार में कल आने वाले नंबर्स पर। कल निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज़ और इटर्नल के नंबर्स आएंगे, और F&O में HPCL समेत 8 नंबर्स आएंगे। आशीष और दीपाली हैं हमारे साथ नंबर्स का प्रीव्यू करने के लिए। पहले दीपाली के पास चलते हैं, जानते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज़ और इटर्नल के नंबर्स कैसे रहेंगे। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ शुरुआत करते हैं। चैलेंजिंग Q3 रहेगा डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए, और इसीलिए ओवरऑल प्रेशर अर्निंग्स पर दिखाई देगा। अगर ओवरऑल रेवेन्यूज़ देखें तो 1% के आसपास का ड्रॉप रह सकता है, और 18 से 20% का ड्रॉप प्रॉफिटेबिलिटी में रह सकता है। 17% की डीग्रोथ एबिटा फ्रंट पर रहेगी, और मार्जिन्स भी 27% से घटकर 22% पर आ सकते हैं। दरअसल जो इनका US बिजनेस है वो कंटिन्यूसली प्रेशर में है। रेव लिमिट से जो साइजेबल ग्रोथ मिलती थी US बिजनेस को, वो अब नेग्लिजिबल हो चुकी है, और इसीलिए US बिजनेस की जो सेल्स रहेंगी इस क्वार्टर में वो $310 मिलियन की रहेंगी, जो कि YY बेसिस पे लगभग 21% का ड्रॉप होगा। सीक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 10% का ड्रॉप होगा। हालांकि इंडिया बिजनेस अच्छा करेगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 10 से 13% की ग्रोथ सालाना आधार पर। यूरोपियन बिजनेस में भी ग्रोथ स्टेडी रहेगी, 7 से 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो जो ग्रोथ हम इंडिया और यूरोप में देख रहे हैं उसको ऑफसेट कर रहा है US, इसीलिए रेवेन्यूज में 1% का ड्रॉप है। अगर इंडिया और यूरोप में ग्रोथ नहीं होती तो रेवेन्यू में ड्रॉप कहीं ज़्यादा होता। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कंपनी की कमेंट्री क्या आती है, स्पेशली सेमाग्लूटाइड के अप्रूवल को लेकर कैनेडियन मार्केट में। ये डायबिटीज़ की दवा है, इसका अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए। इसके अलावा एप्टासेप्ट की फाइलिंग को लेकर क्या प्रोग्रेस हो रही है US FDA के में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा US में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, क्या काम कर रही है, जिसके इंडिकेशन कंपनी ने पास्ट में दिए थे US में, जैसे टैरिफ रिलेटेड इशूज़ जो मिटिगेट कर रहे हैं। तो ये कुछ कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन नंबर्स डॉक्टर रेड्डीज के कमजोर रहेंगे। वहीं अगर इटर्नल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग Q3 रहेगा। जो इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वहां पर 180-190% की ग्रोथ रह सकती है YY बेसिस पे। मुनाफे में भी 45 से 50% की ग्रोथ रहेगी। प्राइमरीली जो ब्लिंकिट का ट्रांजिशन इन्होंने फर्स्ट पार्टी मॉडल के तौर पर किया है उसका बेनिफिट अर्निंग्स को आते हुए दिखाई देगा। पिछले साल इसी तिमाही का बेस भी काफी लोअर था, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो फूड डिलीवरी सेगमेंट रहेगा इटर्नल का, वहां पर 12 से 18% की ग्रोथ रह सकती है। हालांकि ब्लिंकिट एक की ग्रोथ ड्राइवर रहा है, डिस्पाइट जो परसिस्टेंट लॉसेस हैं कंपनी के, वो भी 123 से 140 करोड़ के बीच बने हुए हैं। नेट ऑर्डर वैल्यू में फूड डिलीवरी की सीक्वेंशियल बेसिस पे 2-2.25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए नंबर्स अच्छे लग रहे हैं इटर्नल के। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसे पैन आउट कर रहा है, इसको लेकर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी टाइमलाइन कंपनी क्या शेयर करती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी भी एबिटा फ्रंट पर 130 करोड़ का लॉस है कंपनी को। मार्जिन पर परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है अक्रॉस अदर बिजनेस सेगमेंट, ये कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन इटर्नल के नंबर्स स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स वीक रह सकते हैं। ओके ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज के नंबर वीक रह सकते हैं, वही दूसरे और इटर्नल के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। शुक्रिया दीपाली। अब आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आप बताइए कि HPCL के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? स्टेडी ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑयल एंड गैस की कंपनी, इसके लिए सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे। रेवेन्यू को देखा जाएगा तो तकरीबन 3% की बढ़त है। एबिटा 14% बढ़ेगा। मार्जिन जो 6.8% के थे वो बढ़कर तकरीबन 7.6% के देखने को मिलेंगे। और मुनाफे यानी बॉटम लाइन में भी देखें तो बढ़िया 17% की ग्रोथ है। 4,494 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है ये मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा है। अब दरअसल इस तिमाही के दौरान खास ये हुआ है, वैसे तो काफ़ी लंबे समय से ट्रेंड है कि कच्चा तेल तो लगातार गिरता जा रहा है,
लेकिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बिल्कुल स्थिर देखने को मिल रही हैं। तो इसका एक बेनिफिट यहाँ पर सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखने को मिल रहा है। अब जो एक्सपोर्टेड रिपोर्टेड GRMs हैं, यहाँ पर आप देखें तो 9.5 से लेके $10 प्रति बैरल के आसपास का अनुमान है। पिछले साल आप देखें तो तकरीबन $6 था और पिछली तिमाही में $8.8 था, यानी दोनों लिहाज से ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है ये ₹6 प्रति लीटर के आसपास है और ओवरऑल आप देखें तो बाकी के इंटरनल्स भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि बढ़िया नंबर्स HPCL की तरफ से देखने को मिले। ओके, बढ़िया नंबर HPCL की तरफ से देखने को मिले। मीनवाइल 25,300 भी नहीं बचा और बात कर रहे थे, शुक्रिया आशीष, बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि 25,300 ही बच जाए तो गनीमत है इस समय तो, और 25,289 जैसे कहते हैं ना बटर थ्रू नाइफ, मार्केट एक एक करके सारे सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। और अब तो खैर सपोर्ट लेवल भी कहना आई थिंक थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल बेमानी होगी। चलिए काम करते हैं, अब हमारे अगले गेस्ट जुड़े हैं, थोड़ा सा उनसे उनका ब्रेन चू करते हैं कि क्या इस मार्केट में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभय अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ। अभय जी गुड आफ्टरनून। वन वे डिक्लाइन मार्केट में पिछले 7-8 दिन से और ख़ासतौर से पोर्टफोलियोज में काफ़ी डैमेज, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? चेक करेंगे शायद। सॉरी मैं ऑडियो ऑन नहीं था। आई थिंक बड़ा क्लियरली अनुज एक कंप्लीट सेल ऑफ है मार्केट में इस समय और वाइड स्प्रेड सेल ऑफ है और इसमें कोई नियर टर्म ट्रिगर नहीं है ना डोमेस्टिकली एक्सेप्ट बजट जिससे हम थोड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर सके रिवर्सल आए। पर आप ग्लोबल क्यूज देख लीजिए, लोकल क्यूज देख लीजिए, आई थिंक जो लार्ज कैप के रिजल्ट्स आए हैं अभी तक एक थोड़ा रिस्क ऑफ मूड है मार्केट में। तो मुझे कोई नियर टर्म ट्रिगर नहीं दिख रहा है कि जो अरेस्ट करेगा इस सेल ऑफ को। जो पोर्टफोलियो में प्रेशर है वो डेफिनेटली बढ़ेंगे, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। वो इस क्लीशेड कहते रहते हैं हम कि अगर मार्केट करेक्ट हो तो अपॉर्चुनिटी है, पर एक बॉटम फिशिंग का मार्केट नहीं है मेरे हिसाब से अभी ये। और हमें ये भी नहीं मालूम कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा और जो स्टॉक स्पेसिफिक सेल ऑफ्स हैं, करेक्शंस है, वो कहाँ पे रुकेंगे। कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, पर वैल्यूएशन जब करेक्ट होनी शुरू होती है, मल्टीपल करेक्शन शुरू होता है, तो वो कहाँ पे जाके थमता है, वो कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। वो टेक्निकल फैक्टर है। आई थिंक किसी को क्लैरिटी नहीं है कि ये डिमांड एंड सप्लाई कब रिवर्स होगी जो अभी सप्लाई है स्टॉक्स। तो आई थिंक इसमें हमारा यही अप्रोच है कि जो कैश है पोर्टफोलियो में जो पिछले 2-3 महीनों में जनरेट किया था उसको हम धीरे धीरे 1-1% करके डिप्लॉय करते रहे हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में, विद द पर्सपेक्टिव कि हमें नहीं मालूम कि बॉटम कहाँ पे है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को यही अप्रोच रखना पड़ेगा। टफ टाइम्स हैं, पर आई थिंक हमने देखा भी है कि ज़्यादा समय नहीं लगता मार्केट को भी रिवर्स करने में, पर एट द सेम टाइम मैं अभी बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा कि कहाँ पे और किस ट्रिगर पे ये मार्केट टर्न अराउंड होगा। ओके अभय जी, थोड़ी तो हिम्मत दी आपने, आपकी बातों से साहस मिल रहा है। गुड आफ्टरनून। लेकिन सर आपने कहा कि हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक में थोड़ा डिप्लॉय करना चाहिए, कैसे जाने, कैसे पहचाने हाई कन्विक्शन वाला स्टॉक क्या है? आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं हाई कन्विक्शन वाले? देखिए, जो सेक्टोरल हम देखें तो अभी भी जो अर्निंग क्वालिटी है, कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन की अर्निंग्स पे फोकस करें तो वो इम्प्रूव हुई है। ऑटोज में मुझे लगता है काफ़ी अच्छे नंबर्स आएंगे। फार्मा में मुझे लगता है एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे नंबर्स अच्छे आएंगे। जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने डिसअपॉइंट किया है हमें, बिकॉज जो क्रेडिट जो डिपॉजिट था वो नहीं था ज़्यादा, तो CD रेशियो डिटीरिएट हुआ। पर मुझे लगता है कि वो डिपॉजिट्स की साइकिल भी 2-3 महीने में वापस स्टार्ट होगी। तो बैंक्स जो हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरी उम्मीद है कि छोटे बैंक्स और NBFCs ने बॉटम बनाया है, अब यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स देंगे। फिर दूसरे और सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो एंसेलरीज में मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, स्पेशली वो कंपनीज जिन्होंने अच्छा एक्सपोर्ट्स का बिजनेस बनाया है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है। सो आई थिंक काफ़ी ब्राइट स्पॉट्स हैं, पर जिस तरह से आप मार्केट को टूटता हुआ देखते हैं कंटिन्यूअसली दिन भर दिन और पूरे दिन में डिटेरियोरेट होती जाती है सिचुएशन, तो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का डेफिनेटली शेक हो जाता है। पर जो कंपनीज हैं, मुझे लगता है कंपनीज में और सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप
सब बेच के और लॉस बुक करके या प्रॉफिट बुक करके साइड पे बैठ जाए। आई थिंक इन्वेस्टेड रहना चाहिए और जहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शन है वहाँ पे डेफिनेटली उसका फायदा भी उठाना चाहिए थोड़ा। अभय जी, आज अगर किसी शख्स की सबसे ज़्यादा, शख्स नहीं, किसी महिला की अगर सबसे ज़्यादा याद आ रही है तो वो कौन है, आपको बताइए? आ रही है? मुझे तो कमला हैरिस जी की याद आ रही है। वो होती तो कितना अच्छा होता है ना। कहाँ से ये सरदर्दी आके पड़ गई है ना? आपको लगता है सीरियसली? आई मीन, अभी अनुज और मैं बात कर रहे थे, उनका एक ट्वीट था, उनका एक ग्रीनलैंड पे जो क्लेम है 2026 में हमारा होगा यूएस का। रियली ऐसे मार्केट में, आई मीन, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का राजा होता है, इसे कहने में कोई, अगर आप देखें, दुराय नहीं है। बिल्कुल सीरियसली आप पैसा बना पाएंगे ऐसे बाजार में? नहीं, बहुत बहुत अनसर्टेनिटी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मैं कहता पहले कि ट्रेड डील हो जाती है, हम उम्मीद करते थे ट्रेड डील होगी तो मार्केट को कॉन्फिडेंस आएगा। अब तो मुझे लगता है ट्रेड डील हो भी जाए उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हो, उसके साथ जो कल अपने वर्ड पे वापस जाके कुछ भी कर सकता है। तो एक पूरा इतनी अनसर्टेनिटी है इस समय ग्लोबली, और इसी वजह से आप देख रहे हैं शार्प रैली सिल्वर गोल्ड में, जो सेफ एसेट्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, उसमें लोग भाग रहे हैं, और पूरा एक ब्रोकन फाइनेंशियल सिस्टम जो है ग्लोबली वो ब्रेकडाउन में जा रहा है। तो आप इस ऐसी सिचुएशन में कोई जहां पे कोई आपको दिख नहीं रहा है क्लैरिटी कहां से आएगी, स्पेशली यूएस की तरफ से, तो बड़ी बेट लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और मुझे मालूम नहीं कि अभी भी जो लेवरेज पोजीशंस हैं ग्लोबली उनमें क्या हो रहा है, वो तो हमको अभी हफ्ते 10 दिन बाद पता चलेगा, जब ये पता चलेगा कि शायद कुछ हेज फंड्स हैं, उन्होंने इतना बड़ा लॉस ले लिया कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं। आई होप वहां तक बात नहीं जाए, पर डेफिनेटली बहुत ही रिस्की सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट्स में अभी। काफ़ी रिस्की सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट में इस समय। अर्निंग्स भी इस बार अब तक तो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग ही रही हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको एक कंफर्ट लग रहा हो किसी पर्टिकुलर स्पेस में जहां या तो अर्निंग्स आ चुकी हैं या आने वाली हैं, तो वो स्पेस कौन सी होगी? ये देखिए अनुज, मेरा अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो ऑटो एंसिलरीज हैं उनकी अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी होगी, अर्निंग्स और कमेंट्री भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ा है पिछले साल के ओईएम्स की जिस तरह से सेल हुई अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली स्टॉक आउट्स देखे हमने ट्रैक्टर में। तो ओईएम्स जो ऑटो एंसिलरीज हैं और ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि उनके रिजल्ट्स और उनके कमेंट्री दोनों बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज जो हैं वो भी अच्छा रिजल्ट दिखाएंगी, क्योंकि उन्होंने भी जो इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 4-5 साल में उसका अब उनको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये दो सेक्टर्स मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। मार्केट का जो डिसअपॉइंट किया है लार्ज कैप आईटी ने और लार्ज कैप बैंक्स ने, मुझे लगता है कि ये मिड और स्मॉल कैप स्पेस है वो थोड़ा उसको कम करेगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज हैं जैसे हमारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, मुझे लगता है उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश है। कॉस्ट साइड पे कोई प्रेशर नहीं है, अभी भी उनके जो बेसिक कमोडिटीज हैं उसमें भी कोई प्रेशर नहीं है। सो आई थिंक अब हम देखेंगे जैसे जैसे मिड और स्मॉल कैप्स रिजल्ट्स अपने लेके आएंगे अगले 15-20 दिन में, तो मुझे लगता है कि ऑटो रिलेटेड कंपनीज हैं डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे उसमें। ओके, ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में ज़्यादा कन्विक्शन बन रहा है अभी जी आपका। लेकिन ऐसे मार्केट में वही इन्वेस्टर्स गदगद है सर जिनका भारी निवेश सोना और चांदी में है, तूफानी तेजी इन प्रेशियस मेटल्स में। तो क्या आप समय है अभय अग्रवाल जी, या फिर अब बहुत हो गया, या पोर्टफोलियो को इन स्तरों पर तोड़ा और मरोड़ा जाए और ज़्यादा अब थोड़ा झुकाव प्रेशियस मेटल्स की तरफ अभी भी वो लग रहा है आपको, बाकी है इसमें और एक रैली? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो दो कमोडिटीज जिसमें आपने नाम लिया सोना और चांदी, दोनों ग्लोबली और इंडिया में एक पैराबोलिक मूव में है। और इस पैराबोलिक मूव में जब जाते हैं तो कोई फंडामेंटल रिसर्च काम नहीं करता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये फिर पूरा डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे, और डिमांड इतनी जोर से आती है, फिजिकल की आती है और फाइनेंशियल ईटीएफ्स की आती है कि ये स्टॉक ये प्राइसेस कहीं भी जा सकते हैं। तो किसी के लिए भी ये कहना कि अब टॉप बन गया है क्योंकि ये इतना ही जाना चाहिए, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। कोई वैल्यूएशन मॉडल्स नहीं है जो वैल्यू करते हैं गोल्ड को और सिल्वर को। लोग हिस्टोरिकल प्राइसेस को देख के आगे का प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मेरे हिसाब से इस समय डिमांड
काफी एक्सीड कर रही है सप्लाई को, और मुझे लगता है करती रहेगी। तो ये दोनों कमोडिटीज में मुझे लगता है अभी भी काफी अप मूव की संभावना है। अच्छा अभय जी, आपको क्या लगता है, आज के अगर मूव को छोड़ दूं मैं, है ना, बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? अब क्या सीरियसली जिस प्रकार से फॉरेन कैपिटल निकल रही है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में उनको नुकसान ही है अगर आप फॉरेक्स को कंसिडर करें तो। क्या कैपिटल गेन टैक्स को रेशनलाइज करना या फिर करके या करने की पॉसिबिलिटी आपको कितनी लग रही है, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ सेंटीमेंट सुधार आ सकता है? ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हुए हैं पिछले साल में कि इंडिया एक ऐसा मार्केट बन गया है जो बड़ा एक्सपेंसिव मार्केट है दो तरीके से। एक, आपकी जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है, जो आप एसटीटी, ब्रोकरेज और उसके ऊपर जीएसटी वगैरह सब मिला के लेते हैं, वो एक दुनिया का सबसे बड़ा महंगा मार्केट बन गया है जस्ट ऑन ट्रांजैक्शनल बेसिस। कस्टडी फीस है, आप ऑफसेट नहीं कर सकते, इंटरेस्ट कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है अपनी पोजीशन पे। तो एक तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है जो काफी हर्ट कर रही है मार्केट को। दूसरा, जिसकी आपने बात करी कैपिटल गेन की, चलिए ये सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे के मैंने प्रॉफिट बना लिया, फिर भी मैं 12.5% जो कि हायर रेट पे 14, ऑलमोस्ट 14.5% हो जाता है, और जो लॉन्ग टर्म है वो हो जाता है, और शॉर्ट टर्म जो है वो 20% है, पर वो 22-23% के आसपास आ जाता है सरचार्ज सेस वगैरह में लगाऊं तो ये दोनों चीजें जो हैं ये इंसेंटिव नहीं है, एक डिसइंसेंटिव है लॉन्ग टर्म एलोकेटर्स के लिए कि आप रिस्क ले रहे हैं पूरा, पर जो आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आपको मिल ज्यादा नहीं रहा है। तो आई थिंक ये सरकार को काफी रिप्रेजेंटेशन हुए हैं। आई होप इररिस्पेक्टिव ऑफ ये मार्केट करेक्शन हुआ या नहीं हुआ, पर एफपीआईज की सेलिंग हुई है पिछले 3-4 साल से, तो कुछ एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो वापस एलोकेट करें स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में बने रहें। क्योंकि अगर नहीं बने रहेंगे तो जो प्राइवेट कैपेक्स की साइकिल सरकार स्टार्ट करना चाहती है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सिर्फ उसको बैंक लोन से प्राइवेट कैपेक्स नहीं कर सकते, आपको इक्विटी कैपिटल भी चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत गंभीर मुद्दा है वीरेंद्र, और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसको सीरियसली लिया जा रहा है कि कैसे इंसेंटिव क्रिएट करे जाए इन्वेस्टर्स को जो इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी में या अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे को लगता है कि मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल भी होगा ये, अगर थोड़े भी ट्वीक्स हों इसमें, पर एक इंटेंट दिखाया जाए कि हाँ हम कंसर्न हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो आई थिंक ये बहुत ही एक पॉजिटिव आउटकम होगा। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कि आपकी आखिरी गुजारिश जो है मंत्रालय और वित्त मंत्री जी माने और कुछ कॉन्फिडेंस लौटे इक्विटी मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने मजाक में अनुज से ऐसे ही पूछ लिया था, अनुज क्या 200 डेमा की पॉसिबिलिटी है क्या? लीजिए जनाब, फरमाइश करिए आज की तारीख में, आप जिस चीज़ की फरमाइश हो रही है वो आ रहा है अनुज। और ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशो का वो चार्ट दिखाइएगा, आज तो ये कुछ डिफरेंट ही बना हुआ है, कुछ डिफरेंट ही है अनुज। इस प्राइस पे क्या पूछूं अब आपसे, बताइए कल के लिए क्या कह रहे हैं अनुज? मेरे देखिए मैं इंडेक्स और आउटलुक कल के लिए। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 3 बजे भी अगर आप 25,300 की जो पुट थी वो 2 रुपये की थी, वो 60 रुपये हो गई है अभी अभी में, एकदम से पिछले 15 मिनटों में जो मूव आया है। मैं एक चीज़ ये चीज़ ले कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा बनाने की, लेकिन वो शॉर्ट साइड पर है और वो आपको ट्रेड करनी आनी चाहिए, वो ट्रेड आपको करनी आनी चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो इस मार्केट में फिर आप डेस्परेट ही रहेंगे, पैसा नहीं बना पाएंगे। पैसा शॉर्ट करके बन रहा है। वैसे वीरू मैं 200 डे में थोड़ा सिंपल मूविंग एवरेज को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, इसके लिए वो लेवल अभी भी थोड़ा सा नीचे 25,100 पर है, लेकिन मामला क्या है कि पैसा इस समय शॉर्ट करके बन रहा है और इस बाज़ार में शॉर्ट ही रहने पर पैसा बनेगा। हीरो मत बनिए इस मार्केट में, पहली बात कि मैं यहाँ ले लूँ, मैं यहाँ ले लूँ। अच्छा, आज सुबह की आप कोई भी वो अप्रोच उठा के देख लीजिए, बताइए कौन से लेवल पे बाय करके पैसा बना होता, स्टॉप लॉस ही लगा होता और कुछ नहीं हुआ होता। आप स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, ये स्क्रीन कुछ कह रही है इस समय, और सिर्फ हमारी मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट ये कुछ ना कुछ कह रही है, और हर रैली को शॉर्ट करें, जहाँ रैली फेल हो वहाँ बेचें। और एक चीज़, कैरी ना करें। कैरी क्यों ना करें? क्योंकि इतनी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। पहली बात तो 3 से 3.30 के बीच में जो सेलिंग हो रही है उसका थोड़ा एडजस्टमेंट प्राइस होगा 330 पर, और दूसरी बात
हो सकता है एक बार के लिए कल आपको गैप अप मिल जाए। अब वैसे ये बेस केस नहीं है, आज शाम को फिर सुप्रीम कोर्ट का वो रूलिंग है, पता नहीं वहाँ पे क्या आ जाए। अभी के लिए हम डाउ फ्यूचर पे 700 पॉइंट नीचे, तो काफ़ी कुछ हम पचा के जा रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो। और इंटरडे मार्केट आपको भरपूर मौके दे रहा है इंटरडे में शॉर्ट करने के लिए। जहाँ पे इंटरडे में रैलीज फेल हो वहाँ पर बेचें। लेकिन वीरू, जिस तरीके से मार्केट गिरा है, मतलब हम तो 25,300 सोच रहे थे कि 25,300 बच जाए तो गनीमत होगी, तो 25,200 भी मार्केट ऐसा लग रहा है कि बचाने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से मार्केट वन वे आया है, तो क्लियरली एक बुरा सीन मार्केट का। चलिए BTST, हाँ वीरू, 151 पे था आपका एक्सपोनेंशियल अनुज, तो मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25,100 पर है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज 25,100 पर है। अगर एक्सपोनेंशियल 151 पे था, हाँ तो ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है अभी तो। खैर दोनों में थोड़ा सा गैप है, लेकिन खैर दिक्कत तो है। चलिए श्रेया, BTST से की शुरुआत करते हैं। राइट, अब टेस्ट करना है हमारे पैनल को। बताइए क्या चुनेंगे श्रीकांत जी, BTST या STBT? नहीं, तो बिल्कुल देखिए, वैसे अगर मार्केट का जो सेल ऑफ है वो काफी डीप सेल ऑफ है, और ऐसे फॉल में मुझे लग रहा है कि हमें कुछ वीक स्टॉक्स को, और जो काफी एक्सपेंसिव है, उन्हें शॉर्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सेल ऑफ है वो थोड़ा अनयूजुअल है, और जहाँ पे पोजीशंस है वहां पे हमें लगता है कि मोमेंटम और गहरा सकता है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से केन्स टेक्नोलॉजी को शॉर्ट किया जा सकता है। 3482 3485 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसे शॉर्ट करते हैं तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि वापस से एक बार 3250 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर मैं शॉर्ट करता हूँ इन लेवल्स पे 3480 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3525 का। तो 3525 के स्टॉप लॉस के साथ केन्स टेक्नोलॉजी को शॉर्ट किया जा सकता है। केन्स टेक आपका शॉर्ट कॉल है, मानस आपका ट्रेड? देखिए, GMR एयरपोर्ट्स पे एक सेल रिकमेंडेशन है, STBT कॉल है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 96 रुपीस के आसपास के प्राइस चल रहे हैं GMR के फ्यूचर के। स्टॉप लॉस आपको 97.50 लगाना है और 93 तक के टारगेट पहुंचेंगे। ओके, चलिए GMR एयरपोर्ट यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। रचना जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी, BTST STBT? जी BTST रहेगी, एंड दिस इज ओनली प्योरली फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। हम गोदरेज प्रॉपर्टीज को ही लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1696 पे है ये फ्यूचर्स। हम 1670 का एसएल लगाएंगे, विच इज अराउंड 25 रुपए का एसएल, और हम इसमें अपसाइड पे 1750 एंड 1770 के टारगेट्स के लिए एक मैग्नेट मूव की उम्मीद करके प्ले करने की ट्राई करेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग। रचना जी की आ गई गोदरेज प्रॉपर्टीज पे खरीदारी की राय। कविता जी, आप क्या कर रही हैं इस मार्केट में, बिकवाली या खरीदारी? तो STBT के साथ ही जाएंगे। अदानी पोर्ट्स, अदानी काउंटर्स में सेलिंग प्रेशर है, और 50 बेमा ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है अदानी पोर्ट्स पर। तो 1340 1320 के प्राइस मूव के लिए आप अदानी पोर्ट्स को लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1385 का। प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे? शॉर्ट करेंगे, और नाइका पर ध्यान है। सो नाइका आप ट्रेड करें 242, तो हम लगेंगे 245, 3 रुपए का। लगता है 235 तक जा रहा है नाइका, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरली बहुत टायर्ड हो गया, मेरे ख्याल से अब गिरावट आया है नाइका। ओके, नाइका में गिरावट आए। एक बार आप जरा एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए। और सच बताऊं ना, तो अब हम जब हमने शो की शुरुआत की तो 1:5.5 पर थे, अब हम ऑलमोस्ट 1:7 पर हैं। जी हाँ, हर बढ़ने वाले स्टॉक के सामने ऑलमोस्ट 7 गिरने वाले स्टॉक। और अब 25,200, एक बार निफ्टी लेकर आइए इंट्राडे में, 25,203 आई थिंक इंट्राडे में, शायद 200 भी ब्रेक हुआ है इंट्राडे में, 25,200 भी ब्रेक हुआ है इंट्राडे में। 25,200 के नीचे फिसले हैं हम इंट्राडे में, और ये बड़ी गिरावट है। मैं आपको बताऊं अगर तो ये 9 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है निफ्टी में। 7 अप्रैल 2025 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। हालांकि उस दिन हम काफ़ी गिरे थे, लेकिन फिर भी जो है वो है 25,200 के नीचे फिसल रहे हैं इस समय। बीरो, मार्केट ब्रेथ F&O में कैसी रही? दिखाता हूँ मनोज आपको भी, मेरा भी देखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि अब 25,200 के नीचे है। एक बार सब लेके आइए स्क्रीन पे। और जब मैं इस कार्यक्रम में एंटर कर रहा था, मेरे डेरिवेटिव्स के गेनर्स की शीट में शॉर्ट कवरिंग नथिंग,
मात्र 5 लॉन्ग, और उसमें से भी अगर आप देखें मेटल्स के 2, और HDFC बैंक है उसमें शामिल है। शॉर्ट 142 माफ कीजिएगा 66 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। मेरे ख्याल से इतनी, ये कब थी लास्ट, बता रहा हूँ मैं आपको, ये 5-7 रोज़ पहले, मेरे ख्याल से लास्ट थर्सडे की बात है, लास्ट वेडनेसडे की, जब इतनी ख़राब थी रेशो उसका। अब लॉन्ग मात्र 5, और एक बार स्लाइड्स पे आइए, हिंदुस्तान जिंक टॉप आउट करेगा, मतलब मेरे ख्याल से लॉन्ग की शेड को, यस, डालमिया भारत, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, LIC, और उसके बाद आएगी आपकी शॉर्ट कवरिंग की, वो है ही नहीं तो वो दिखाएंगे डायरेक्टर साहब। अगली स्लाइड पे आइए, शॉर्ट बिल्डअप, ओबेरॉय रियल्टी, हेवल्स, LTI माइंट्री, प्रेस्टीज स्टेट्स, लोहा। मैं आपको सुबह भी पल से बता रहा था कि मैं कल रात को जब भाव कॉपी देख रहा था ना, और जिस प्रकार की शॉर्टिंग रियल स्टेट में थी, जो मैं सुबह बोला भी पल्स में, और जिस प्रकार से पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे, रियल स्टेट कोलैप्स हो रहा है, और वो हुआ नंबर्स में। लॉन्ग अनवाइंडिंग UPL, CDSL, इंडसइंड बैंक, वोडाफोन आइडिया, डिलीवरी, ये सभी स्टॉक्स ने अपने मल्टी मंथ लोज को तोड़ा, स्पेशली CDSL। और शॉर्ट एक बार फिर से लेके आएंगे जरा प्लीज स्लाइड अनुज। हम 25,192 पे हैं, 25,192 पे, मतलब हमारे बात करते करते अनुज इस क्लोजिंग में 400 टूटा, 300 टूटा, 200 टूटा। अब हम पॉइंट टू पॉइंट मेरे ख्याल से अनुज डील पे क्लोज होने की तैयारी करते हुए, है ना। और ये तो शुक्र मनाइए कि 3:30 बजने वाला है, वरना तो ये 100, 1000, 24,900, ये भी मार्केट जिस पेस से जा रहा है कि ये तोड़ देता है, ये उसमें बचा क्या था, मतलब ये तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप शुक्र मनाइए कि डर मुझे लग रहा है। नहीं उसमें श्रेया देखो, एक चीज़ समझ लीजिए, एक चीज़ समझिए इस चीज़ की, हमारा काम फैक्ट्स बताना है, चीयर लीडिंग करना थोड़ी ना है। और मैं सच बताऊँ ना, ये मार्केट जो है ना, इस मार्केट में बहुत लोगों के भ्रम टूट जाएंगे, इस मार्केट में बहुत लोगों के भ्रम टूट जाएंगे, इस मार्केट में बहुत लोगों की हीरोगिरी निकल जाएगी कि हमारे कहने से ये स्टॉक 200% भागा है, 300% भागा। बुल मार्केट में तो आप बंदर को भी अगर डांट पकड़ा देंगे, बंदर 10 डांट फेंकेगा ना, वो 10 के 10 स्टॉक भी बुल मार्केट में 100%, 200%, 300% भागेंगे। जिस तरीके की बुल मार्केट में 2020 से 24 में देखी थी, उसमें अगर आपने बंदर को भी 10 डांट पकड़ाए होते तो बंदर ने भी 10 डांट जो मारे होते, उसमें से वो 9 डांट सटीक पड़े होते। अब आएगा मामला, अब बेयर मार्केट में ना, और इसीलिए मैं बात बताऊँ, मैं इसीलिए, और देखिए हम थोड़ा सा CNBC आवाज़ पर थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, इसीलिए हम CNBC आवाज़ पर बहुत कम छोटे स्टॉक की बात करते हैं। आजकल मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स देख रहा होता हूँ जो डिस्कस हो रहे होते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के स्टॉक होते हैं जिसमें 20 शेयर ट्रेड होते हैं, वो टीवी पे रेकमेंड कर दिए जाते हैं। कोई लॉजिक है उसका? मतलब इतना उसमें आप समझ नहीं सकते कितना लोगों को फंसने का रिस्क है, इतना लोगों को फंसने का रिस्क है जिसमें मतलब आप सोच नहीं सकते उस तरीके के स्टॉक्स से। तो वो क्या है ना, वो बेयर मार्केट में सब पता चल जाता है। अब क्या हो गया पिछले 1 साल में, कहाँ गए वो सारे के सारे जो IPOs थे, वो सारे के सारे जो लिस्टिंग के बाद धूम मचा रहे थे, कहाँ गायब हो गए वो एकदम से? ये बुल और बेयर मार्केट का खेल है सारा का सारा। मैं अभी भी फिर बोल रहा हूँ, ये मार्केट ख़राब है, इसके लिए अब अच्छे स्टॉक भी कर रहे हैं, बुरे स्टॉक की तो बात ही क्या करें आप। तो इसके लिए इस समय थोड़ा सा अपने आप को, मैं तो अभी भी क्या कहूँगा कि एटलीस्ट इस मार्केट में तो अब कम से कम संभल जाए, थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड रखें अपने आप को अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक कम बैक करेंगे कम से कम। अब जैसे भारती का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि भारती नहीं गिरा, भारती भी 2150 वाला गिर के आज की डेट में 2000 के नीचे आ गया, 1985 पे आ गया भारती। हो सकता है भारती भी इस बेयर मार्केट में 1800-1850 तक पहुँचे, पॉसिबल है। लेकिन क्या अगर मुझे बेट लेनी हो कि 2 साल के अंदर क्या भारती वापस 2100 क्रॉस करेगा, 2200 क्रॉस करेगा, आई थिंक उसका आंसर येस में होगा, है ना। लेकिन क्या ये सेम चीज़ मैं ओला के बारे में कह पाऊँगा, या क्या ये सेम चीज़ मैं ड्रीम फोक्स के बारे में कह पाऊँगा, या स्टैनली लाइफ एक कंपनी आई थी उसके बारे में कह पाऊँगा? प्रॉब्ली नो, है ना। प्रॉब्ली क्या, डेफिनेटली नो, नहीं आएंगे वो प्राइस वापस। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा क्वालिटी में रखने में इसीलिए थोड़ा सा आपको फ़ायदा होता है। खैर एनीवे 3:24 हो गए हैं, थोड़ा सा समय काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 3:30 हो जाए कैसे भी, और ये मार्केट रुके, ये मार्केट रुके कम से कम, क्योंकि जो वीरू का जो 200 डेमा है वो तो आ गया 25,151, उसमें तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हालांकि एडजस्टेड क्लोज जो है वो अभी भी ठीक ठाक होगी, मतलब जो लेवल है उसके मुकाबले ठीक ठाक होगी। 25,238 फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है, लेकिन वीरू शब्द नहीं है आज मेरे ख्याल से। मैं निशब्द हूँ आज निशब्द हूँ। मैं सच बताऊँ, जिस तरीके से मार्केट गिरा है ना आज,
वाकई में बिल्कुल, मतलब ये अनुमान से बाहर था। मुझे याद है ना कि मैं 12 बजे कार्यक्रम कर रहा था, लोगों ने आराम से 26,400 की पुट बेची हुई थी, 25,400 की। उन्हें सेंस था कि थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाएगा, लेकिन ये लगभग उसके बाद भी 250 पॉइंट और आप देखें क्रैक हो गए। और जरा एक बार यूपीएल लेके आइएगा। अब यूपीएल का आप कोलैप्स देखिए, मतलब मेरे ख्याल से द वर्स्ट स्टॉक फॉर द डे यूपीएल। और ये देखिए 66 रुपये नीचे 8.5%। और केमिकल स्पेस का लीडर था ये पिछले लगभग आप समझिए 3 महीने का। और आप जरा एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखिए, जिसका हम कल से डिस्कशन कर रहे हैं, वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ 3427, इट्स नाउ 1691, मोर देन 50% रिट्रेसमेंट है। मानस, इसका प्रोजेक्शन क्या बनता है? मतलब आप समझिए कि फरवरी 24 का जो लो था आपने तोड़ दिया, वो हमारा 1.5 साल का नहीं 2 साल का लो था, वो आपने तोड़ दिया। अब बहुत दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग 1340 तक। आपका टेक क्या बनता है इस पर? देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर हमें उसके हिसाब से एक टारगेट सेट करने हो नीचे के साइड पे, तो वो करीब 1400 के आसपास के आते हैं। तो शायद यहाँ से भी 300 रुपए की गिरावट गोदरेज प्रॉपर्टीज दिखा सकता है। तो आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियलिटी पैक एक बार रख दीजिए स्क्रीन पे, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे शो की शुरुआत में 3.5% के करीब इंडेक्स गिर कर रहा था कारोबार। अब देखिए 5% से नीचे आ गया। जिस तरीके से भारी बिक्री वाली मार्केट में निफ्टी 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। तस्वीर काफ़ी डरावनी है, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे स्टॉक्स जो ऐसे भी मार्केट में छोर पकड़े हुए हैं। सीमेंट स्पेस से रख दीजिए डालमिया भारत, और चर्चा हो रही थी इस पर्टिकुलर काउंटर की, और अभी भी आप देखें तो 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ये हालांकि थोड़ा ये भी फिसला है, लेकिन स्टिल बना हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मार क्लियरली आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पूरे रियलिटी पैक पे पड़ी है। लेकिन फिनिक्स मिल्स की बात हो रही थी, रचना जी एक बार ये देख लीजिए आप रियलिटी पैक से ही फिनिक्स मिल, इसमें बताया गया कि फंडामेंटली थोड़ा ज़्यादा साउंड कर रहा है। क्या चार्ट्स पर वो कन्विक्शन आ रहा है? फिनिक्स मिल्स 3.5% की गिरावट। यहाँ पे चार्ट पे एक सपोर्ट बन तो रहा है, और वो बन रहा है करीब 1750 पे, 1750 के और 55 के बीच में। और वहां से रिवर्सल होना तो दैट विल रिक्वायर लॉट ऑफ वर्क, लेकिन वहां से एक पुल बैक जरूर आ सकता है, जो उस काउंटर को दोबारा से 1850, 1870, 80 तक भी एक बारी को लेके जा सकता है। तो फ्रेश शॉट यहाँ नहीं करना चाहिए पहली बात, और अगर लॉन्ग अटेम्प्ट करे तो 1750 और 60 के बीच में ट्राई करे विद 10 रुपी छोटा सा स्टॉप लॉस। चलिए, फिनिक्स मिल, अब बहुत कुछ कहने को बाकी नहीं है, अब सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं अनुज के ऊपर। अनुज, ओवर टू यू, 2 मिनट निकालिए। ठीक है वीरू, एक काम करता हूँ, 2 मिनट निकालता हूँ, उसमें से थोड़ा सा टाइम इधर उधर की बात करके निकाल देता हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या ज़्यादा बचा है। देखिए, एक आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि निफ्टी को देखकर अभी भी नहीं लगता कि कोई हम बेयर मार्केट में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़ा डैमेज है। आई थिंक अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, आई थिंक वहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरीके का प्राइस डैमेज है। खैर चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और दिखा देते हैं आपको। निफ्टी फाइनली क्लोज एटलीस्ट 25,200 के ऊपर होगी, 25,238 के आसपास क्लोज होगी, 380 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT 850 पॉइंट नीचे, और आज तो बैंक निफ्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए फाइनली। जब वो 59,500 टूटा, वहाँ बैंक निफ्टी के बुल्स ने भी कहा कि बस अब और नहीं होगा हमसे भी, और माफ़ करें हमें। मिड कैप इंडेक्स 3% नीचे था। जी हाँ, 3% मिड कैप इंडेक्स नीचे था। स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी 3% नीचे था। आज इस तरीके की गिरावट आपको यहाँ देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन 400 बढ़ने वाले शेयर के सामने 2600 गिरने वाले शेयर, इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन आज आपको देखने को मिला। बुरी हालत इस समय आपको क्लियरली दिखाई देगी। चलिए अब सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं। रियल एस्टेट ने लीड किया क्लियरली आज, यहाँ सबसे बड़ी गिरावट। डिफेंस 0.3%, कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, ऑटोज़, एनर्जी, कहीं भी उठा के देख लीजिए आप 2 से 3% की चपत लगती हुई। गेनर्स है ही नहीं आज, ये इस तरीके का हाल था। अब आते हैं निफ्टी के लूजर्स पर। निफ्टी के लूजर्स में सबसे ऊपर क्या था जरा दिखा दीजिए फटाफट। बजाज फाइनेंस 4% नीचे, जियो फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, इटर्नल नंबर से पहले कोल इंडिया, सन फार्मा, यहाँ पर बड़ी गिरावट है। गेनर्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 0.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज नाम मात्र के गेनर्स हैं, और HDFC बैंक यहाँ पर हल्की सी आपको गेंस दिखाई दी है। लेकिन कुल मिलाकर एक बार निफ्टी का एडजस्टेड क्लोज वापस दिखा दीजिए मुझे ज़रा।
ताकि थोड़ा लोगों का बीपी नॉर्मल हो कि हम एटलीस्ट क्लोजिंग एडजस्टेड बेसिस पर 25,200 बचा के जाएंगे। 25,232 यहाँ पर क्लोज होगी, लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट ट्यूसडेज ऑफ आवर मार्केट्स वीरो। बिल्कुल, दो पंक्तियां याद आती हैं कि डोनाल्ड जो तुमने फैलाया है ना रायता, न बचा निफ्टी बैंक, न बचा निफ्टी, न बची नायका, तीनों गए, है ना, कि न बची नायका, कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। देखा तो चटकनी लगा कर रचना जी ठहाके लगा रही हैं, रचना जी ठहाके लगा रही हैं। तो रचना जी की शॉर्ट कॉल आज उनकी ग्रिप में है ना, क्यों ना, ठहाके पक्का लगा रही हैं। हाँ, देखिए इस मार्केट में प्रॉब्लम पता क्या है, ठहाके सिर्फ बेयर से लगा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो वीरू, जोक्स असाइड और बहुत ये खैर आपकी एक विशिष्ट टैलेंट है जो आपने ऑन द स्पॉट इतनी शानदार कविता जड़ दी। काश मेरे अंदर भी टैलेंट होती। लेकिन एक चीज़ है कि ये मार्केट जो है ना, ये टफ है, और ये इस समय मेरे को सबसे ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख है ना, वो इस बात का है कि कहीं ना कहीं वो जो SIP की हम बात कर रहे हैं, मुझे बस उस चीज़ का डर है कि कहीं वो उस इन्वेस्टर को लॉस ना हो जाए, क्योंकि ये जिस तरीके की मार्केट है, हालांकि हमने खैर ये फेजेस पहले भी देखे हैं, बाउंस बैक तो आएगा, इवेंचुअली आना ही है बाउंस बैक, लेकिन इस समय किसी को भी ये कहना भी थोड़ा सा उसमें भी डर लगता है कि नहीं अभी हिम्मत मत हारिए आप इस मार्केट में, क्योंकि स्क्रीन इस तरीके की है। खैर, लेट्स वाइंड अप द शो।